बिस्मिल्लाह करते हैं। आज जो चीज़ हम लोगों ने डिस्कस करनी है उसके अंदर सबसे पहले सर्वर कोर। उसके बाद हम लोग देखेंगे सर्वर कोर के अंदर जो हमारी मैनुअल इंस्टॉलेशन कैसे की जाती है और सर्वर कोर के अंदर जो है वो कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है। सर्वर कोर है क्या चीज़? सर्वर कोर बेसिकली विंडोज़ 2008 में एक नया फीचर जो है या नया रोल कहने के इंट्रोड्यूस करवाया इस पर्पज़ के लिए कि वो एडमिनिस्ट्रेटर जो कि कमांड लाइन इंटरफेस पर काम करने के आदी हो, लाइक जो लाइनक्स यूनिक्स एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो जीयूआई पे कम ही काम करते हैं, वो जो कमांड लाइन इंटरफेस पे काम करते हैं। प्लस किसी ऐसी जगह पे आप लोगों ने अपना डोमेन कंट्रोलर खड़ा करना जहाँ पे रिसोर्सेज की आपके पास शॉर्टेज है, लिमिटेड आपके पास रैम है या आपके पास मशीन कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो आप कम रिसोर्सेज जो यूटिलाइज करना चाह रहे हो मशीन के, तो वहाँ पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इंस्टॉल करने के बजाय जो कमांड लाइन इंटरफेस जो है वो इंस्टॉल कर देगा। सर्वर कोड जो है बेसिकली कमांड लाइन इंटरफेस है, लाइक कोई भी लाइनक्स पावर का जो शेल है, जिस तरह बी शेल होता है, सी शेल होता है, या के शेल होता है, बिल्कुल उसी तरह से है ये। और एक तो ये मिनिमम रिसोर्सेज कंज्यूम करता है, दूसरा है कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हर शख्स जो ऑपरेट कर सकता है, लेकिन सर्वर को ऑपरेट करना हर बंदे के बस की बात नहीं। जहाँ भी आप लोगों को सिक्योरिटी का इशू हो, सिक्योरिटी का रिस्क हो, तो वहाँ पे भी जो अमूमी तौर पर सर्वर कोर इंस्टॉल कर दिया जाता है ताकि सबसे ज़्यादा छिड़खानी ना की जाए। जिस तरीके से हम लोग विंडोज़ 2008 सर्वर एंटरप्राइज एडिशन, स्टैंडर्ड एडिशन या डेटा सेंटर एडिशन के अंदर 17 रोल्स से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के उसके अंदर रोल इंस्टॉल कर सकते हैं। लाइक उसके अंदर हम लोग फेल ओवर क्लस्टरिंग कर सकते हैं, या हम लोग उसके अंदर नेटवर्क लोड बैलेंसिंग वगैरह कर सकते हैं। सर्वर कोर के अंदर आल्दो हम लोग वो तमाम काम नहीं कर सकते। एक्टिव डायरेक्टरी की अगर बात करें तो सर्वर कोर के अंदर हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज और लाइट वेट डायरेक्टरी सर्विसेज कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज, एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज, एक्टिव डायरेक्टरी राइट मैनेजमेंट सर्विसेज जो है वो सर्वर कोर में कॉन्फ़िगर नहीं की जा सकती। अच्छा, इस तरह सर्वर कोर के अंदर DHCP DNS ये किया जा सकता है, फाइल सर्विसेज भी कॉन्फ़िगर की जाती है, प्रिंट सर्वर भी कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, स्ट्रीमिंग मीडिया सर्वर भी कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, और IIS और विंडोज़ वर्चुअलाइजेशन में हाइपर भी। ये वो रोल है जो आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 9 रोल जो है ये यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी फाउंडेशन सर्विसेज यहाँ पे नहीं की जा सकती, एक्टिव डायरेक्टरी राइट मैनेजमेंट सर्विसेज यहाँ पे नहीं की जा सकती, एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज यहाँ पर नहीं की जा सकती, प्लस फेल ओवर क्लस्टरिंग यहाँ पर नहीं की जा सकती, नेटवर्क लोड बैलेंसिंग यहाँ पर नहीं की जा सकती, प्लस फैक्स सर्वर आप लोग यहाँ पर कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। ठीक है, तो सर्वर कोड जो है, अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं अगर ये काम नहीं किए जा सकते? बेसिकली मेंटेनेंस जो है ना इसकी, वो आप लोगों की रिड्यूस हो जाती है। लाइक थोड़े रोल होंगे, उनकी मेंटेनेंस भी थोड़ी होगी। सरफेस अटैक को अगर आप लोगों ने रोकना हो, सरफेस अटैक से अपने सिस्टम को बचाना हो, तो फिर जो सर्वर को जो है वो किया जाता है। या अगर आपके पास डिस्क स्पेस थोड़ी हो, मिसाल के तौर पर विंडोज 2008 सर्वर एंटरप्राइज एडिशन को जो है वो 10 GB का राउंड अबाउट जो जगह ले लेता है। अगर हमारे पास डिस्क स्पेस छोटी हो, तो फिर भी जो हम लोग सर्वर कोड जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं, और फिर इसके अलावा बग्स वगैरह से जो है उसको अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन सर्वर कोड के जहाँ कुछ फ़वाइद है, वहाँ पे उसके कुछ जो है वो ड्रॉबैक्स भी हैं। मसलन सर्वर कोड की जब आप इंस्टॉलेशन आप कर लेते हो, तो आपने इसको अगर अपग्रेड करना हो, सर्वर कोड जो है विंडोज़ 2008 का स्पेशल एडिशन है, इस वजह से उसकी जो है ना कुछ लिमिटेशन है। उसके अंदर आप प्रीवियस वेरिएंट से नए वेरिएंट के ऊपर जो है आप लोग अपग्रेड नहीं कर सकते। जब भी करनी पड़ेगी आपको क्लीन इंस्टॉलेशन ही आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, प्लस इसके अलावा अगर आपने सर्वर कोर किया होगा, अब आप ये चाहते हो कि पूरे का पूरा आपके पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आ जाए, तो वो भी आप लोग इसके अंदर नहीं कर सकते। यानी ये इसकी लिमिटेशन है, ये इसका नुकसान है। ठीक है, आज के सेशन के अंदर जो हम लोग सर्वर कोड की इंस्टॉलेशन देखेंगे। मेन वाइल के सर्वर कोड के ऊपर IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करना हो, एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड सेट करना हो, तो हम सर्वर कोड के ऊपर अगर आप लोगों ने कंप्यूटर का नाम कैसे सेट करना है, या रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन आप लोगों ने इनेबल कैसे करना है, ये सर्वर कोड पर फाइल वाल की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है। ठीक है, ये सर्वर कोड पर डे टू टाइम आप लोगों ने सेट करना है। ये चीज़ें जो है इंशाल्लाह हम लोग करके देखेंगे, और सबसे आखिर में हम लोग सर्वर कोड वाली मशीन के ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करेंगे, और वो अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी। यानी हम लोग जिस तरह पहले अभी तक एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते रहे, उसको बताते थे कि नया डोमेन नया फॉरेस्ट, आज हम लोग ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। हम DC प्रोमो की कमांड चलाएंगे और हम लोग फाइल का पाथ दे देंगे, और वहाँ से हम इंस्ट्रक्शन उठाएंगे और खुद ब खुद एक्टिव डायरेक्टरी वहाँ पर इंस्टॉल कर देंगे। अच्छा, ये सारे प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है, बिल्कुल आम सिंपल सर्वर की तरह से इसकी इंस्टॉलेशन करनी। एक नई वर्चुअल मशीन बना के उसके ऊपर आपको जो है सर्वर कोड
इंस्टॉलेशन गो थ्रू करवा देता हूँ। सर्वर कोर के नाम से लाइक मैंने एक वर्चुअल मशीन बनाई, कहाँ पर इसको स्टोर करना है मैंने इसको VM के अंदर जो सर्वर कोर के नाम से फोल्डर बना दिया, सेलेक्ट किया उस फोल्डर को, नेक्स्ट किया। रैम कितनी देनी है, 512 MB रैम के ऊपर भी चल सकता है। मैंने उसको जो है एहतियातन 1 GB दे दी ताकि ज़रा प्रोसेस जल्दी हो जाए। वैसे 512 रैम भी उसके लिए काफ़ी होती है। नेटवर्क के साथ कौन सा कनेक्ट करवाना, हार्ड डिस्क नहीं क्रिएट करनी, ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से इंस्टॉल करना है। मैंने कहा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ISO कहाँ पर पड़ा होगा, मैंने कहा ISO के फोल्डर के अंदर आ जाओ। यहाँ पे जो है ये मेरे पास विंडोज सर्वर 2008 R2 एंटरप्राइज एडिशन SP1 मैंने इसमें से इंस्टॉल करना है। नेक्स्ट किया, फिनिश किया। सिंपल है, मैंने जस्ट एक वर्चुअल मशीन बनाई है। बिल्कुल ऐसे वर्चुअल मशीन आप वर्चुअल आयरन के अंदर बना सकते हो या आप VMware के अंदर बना सकते हो, प्लेट स्पिन के अंदर बना सकते हो, कोई भी आप वर्चुअलाइजेशन का सॉफ्टवेयर यूज़ करके बना सकते हो। मैंने सिस्टम को बूट किया, ऑप्शन बिल्कुल वैसे ही सेम है। इसमें सिर्फ ये होगा कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं होगा आपके पास, कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर आपने जो सारा काम करना है, ठीक है। और इसकी इंस्टॉलेशन थोड़ा जल्दी हो जाएगी और कम रिसोर्सेज के अंदर इसकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी। सर ये SSL में एक्सेस हो जाता है डायरेक्टली, जिस तरह जैसे पावर शेल यूज़ हाँ करते जी। हैं, तो अगर ये हम G4 भी इंस्टॉल करते हैं तो आता फ्रंट जो है ना, वो जो लॉगिन आता है वो उसी तरह ग्राफिकल में आता है। वहाँ पे जा रहे हो ग्राफिकल वाला वो ना आए हैं। ये नहीं देखें वो शुरू की जिस स्क्रीन तरह जो शुरू की स्क्रीन बिल्कुल सेम है, बिल्कुल वैसे ही है, कोई फ़र्क नहीं है। आपने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक किया, जब आपने फ्लेवर चूज़ करना था, फ्लेवर चूज़ करते हुए आपने सिर्फ वहाँ पे कर देना कि सर्वर को, ठीक है। स्टैंडर्ड एडिशन का सर्वर को करना है, एंटरप्राइज में करना है, डेटा सेंटर में करना है, जिसका भी करना है आप लोग सिर्फ सर्वर को वहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फुल इंस्टॉलेशन क्या है, स्टैंडर्ड की सर्वर कोर की इंस्टॉलेशन, एंटरप्राइज को फुल इंस्टॉलेशन, एंटरप्राइज सर्वर कोर इंस्टॉलेशन। मैंने कहा एंटरप्राइज सर्वर कोर इंस्टॉलेशन, नेक्स्ट किया, आई एक्सेप्ट किया, नेक्स्ट किया, ठीक है। एक ही पार्टीशन लोगों ने बनानी है, नेक्स्ट किया इसको मैंने, और इसकी इंस्टॉलेशन शुरू हो गई। सिर्फ फ़र्क ये होगा कि जब लॉगिन होगा, लॉगिन होने के बाद जो आपके पास विंडोज़ एक्सप्लोरर नहीं आएगा, आपके पास कमांड लाइन इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके पास, लाइक टू बी विंडोज़ पावरशेल, और उसके ऊपर फिर आपने सारा काम करना होगा। ऑलरेडी स्किल्स आपने कुछ मशीनें जो है वो कन्फिगर की हुई हैं, उसको हम लोग एक्सेस करके जो है उसके ऊपर हम लोग ये काम कर लेते हैं। ये सब किधर थी आपकी मशीन में? 21056 21056। 8.9. बाकी पासवर्ड में रिमूवर अंदर आएंगे। उसके अलावा वो हमने तो सर अभी जितनी भी इंस्टॉलेशन हो गई ना, वो सारी ओल्ड पासवर्ड है, जो कि लास्ट टाइम जिस पे हम एक्सेस कर रहे थे। जो बाय बाय वो मैंने आपको बताया था ना, 123। के कैपिटल में पासवर्ड। अच्छा, मैं अभी यहाँ पे जो है वो कमांड को एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ। अब मैंने अपनी कमांड जो है वहाँ तक पहुँचानी है। अब उस सिस्टम के अंदर PDF भी इंस्टॉल नहीं है, तो फिर मैं क्या करूँगा, उसका आसान सा तरीका ये है कि आप इनको कॉपी करो, और आप कॉपी करने के बाद उसको जो है वर्ड के अंदर जो है आप उसको पेस्ट कर दें, नोट पैड के अंदर आप उसको पेस्ट कर दें, ठीक है। ये सिर्फ लिखने से बचत करने के लिए कि अगर आप अवॉइड करना चाह रहे हैं कि आपको पूरी कमांड जो है वो लिखनी ना पड़े। एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ सिर्फ टाइम बचाने के लिए कि मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, साथ साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस कमांड का क्या मकसद है और किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है।
रिप्लेस नहीं हो सकती, उसकी रीज़न ये है कि उसका PDF इंस्टॉल होगा पहले। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आपको। जस्ट कॉपी पेस्ट कर दूँ। ये ऐप से कंप्लीट करता है। पावर शेल करता है, ये नहीं करता। लास्ट टाइम आपने देखा नहीं था कि जब हम लोग ना डोम की यूटिलिटी या एंटीडीएस यूटिलिटी यूज़ कर रहे थे तो टैब से कंप्लीट नहीं कर रहा था, मैनुअली हम लोग करना पड़ता था। पावर शेल जो है वो कर लेता है। अरे बोर बोर लग रहे हैं ना, ये कुछ और पढ़ा दो अगर इसकी वजह से बोर हो रहे हैं। हाँ, बाद में पढ़ना ही है। बाद में पढ़ना, आज ही पढ़ना है। तो समथिंग इस तरह के कमांड्स को एक्सप्लेन करने की जरूरत है, एक बार आपको समझ आ गई तो फिर इंशाल्लाह जो कोई मुश्किल नहीं होगी। वैसे SOP बना हुआ है मेरे अपने हाथ का ही बना हुआ है, उसमें एक एक चीज़ एलेबोरेट की हुई है, वो होपफुली इंशाल्लाह आपको आसानी से समझ लग जाएगी, उसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ बताई नहीं है। ये नहीं सारी कॉपी यूज़ में होता है कंट्रोल जेड भी नहीं होगा। कंट्रोल जेड करेंगे जो करना मैंने क्या किया, पहले कंट्रोल जेड ही नहीं किया था, कंट्रोल एक्स कर दिया। कंट्रोल फाइव करें। इसको मेरा फिर सेव करना से पहले कि काम खराब हो। इसको ना मैं अपने डी ड्राइव के ऊपर सेव कर लेता हूँ, और डी जो है मेरी ऑलरेडी माउंट है वहाँ पे उस सिस्टम पे जिस पे मैंने अभी जिस पर एक्सेस किया वहाँ पे मेरी डी ड्राइव नज़र आ रही होगी। जी जनाब, कहाँ पे हैं? फोर्थ है इंटू के 4 विंडोज 8 सर्वर के 4.2 बहुत सी बात कर रहे हैं अभी ये एट तो रहने पहले 2003 तो करना है, फिर उसके बाद 8 पे आएंगे। किधर है कोर OS? ये कोर OS ये विंडोज ये क्योंकि इसके ऊपर सर्वर वो देखते हैं कि वो हमारी फाइल यहाँ पे आ सकती है या नहीं। अच्छा, कौन मुझे बताएगा कि मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे कंप्यूटर की ड्राइव जो है वो यहाँ पे इस कंप्यूटर के अंदर नजर आए, कैसे नजर आएंगे? मेरे कंप्यूटर की ड्राइव, मेरे लैपटॉप की ड्राइव इनके सिस्टम के अंदर रिफ्लेक्ट हो, इनके सिस्टम में नजर आए। जी मसूद साहब, कैसे शेयर करेंगे, कैसे करेंगे शेयर? मैं लाइव IP के जरिए उसको एक्सेस कर रहा हूँ इस सिस्टम में। पूरे फोल्डर ऐप स्पेसिफिक फोल्डर में शेयर कर देंगे। कौन सा? राइट क्लिक करें प्रॉपर्टी पे या शेयर। राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टी पे जाएं, शेयर पे करें। बड़ा ये किसने बताया ये? हाँ, ये इस तरह तो नहीं होगा ना? हाँ जी आदिल साहब, यार जब हम लोग रिमोट डेस्कटॉप करते हैं भाई, तो रिमोट डेस्कटॉप के अंदर एक ऑप्शन होती है कि आपने अपने सिस्टम के रिसोर्सेज को शेयर करवाना है या नहीं। उसके लिए जब रिमोट डेस्कटॉप करते हैं आप ऑप्शन के अंदर आते हैं, लोकल रिसोर्सेज पे आप क्लिक करोगे, मोर के अंदर आप आओगे, और यहाँ से आपने अपने सिस्टम की जोन सी ड्राइव आपने शेयर करवानी है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ डी ड्राइव मैंने शेयर करवानी है, डी सेलेक्ट किया, ओके किया और कनेक्ट किया। अब मेरे सिस्टम की ड्राइव डी ड्राइव वहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएगी।
डी और माई कंप्यूटर, अभी मेरे कंप्यूटर के मेरे लैपटॉप की ड्राइव नज़र आ रही है। इसकी पता नहीं कितनी, ये हजरात तो बता सकते हैं। आप जितने अन्य वो बैंडविड्थ तो नहीं हो सकती जितनी आपके नहीं पास सर है। हमारे पास जो सिचुएशन थी ऐसे नहीं होती। कितनी है आपके पास? सर ओवरऑल तो नहीं पता, लेकिन ये कि क्लाइंट्स की जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहती है। एक तो 4 MB का लिंक लगा हुआ है सन का, उसके अलावा बाकी जो है एक बार तो मैं यूटी में गया हूँ, यूटी टेक्सला में, तो वहाँ को प्रेजेंटेशन देनी थी, तो उनके पास 40 MB का था उनके पास में। कहते कि जी आपको हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं, हम लोग 60 MB में जा रहे हैं। एम बी मेगाबिट नहीं बल्कि मेगाबाइट, 60 मेगाबाइट का लिंक था उनके पास। इंस्टॉलेशन इसमें कर ली थी पूरी? आपने तो आज लाहौर जाना था, आप गए नहीं? इंस्टॉलेशन इस पर भाई ने कर ली भी है, तो अब हम लोग सिर्फ जस्ट जो है ना इसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन कितनी देर में ये स्टार्ट होते हैं, तो इतनी देर में मैं आपको जो है ना छोटा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ कमांड का। जी जी 3-4 मिनट लगे इसमें इंस्टॉलेशन होने। बस, ये फिर अपने लिए भी कर लेंगे आगे, इतनी दूर जरूर जाना, उसका रिस्पॉन्स भी स्लो हो गया। पता नहीं थोड़ा टाइम लगाएगा। 3-4 मिनट नहीं, यार ये तो मोबाइल सब छोड़ रहे हैं नहीं सर मैं, आप। लेकिन सर मैं एग्जॉन सीरीज के हाँ पीछे फिर जस्ट हाँ, मेरा जस्ट ये मैंने ये बात लगाई हो सकती है, ये मैंने बात हो सकती है। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी मैंने बात से जस्ट बिल्कुल प्रीवियस सर सहमत की हूँ। नमाज पढ़ी है, बिकॉज वो मेरा था पहले से। सही बोल रहे हो। अच्छा नहीं भाई, कोई भी सिस्टम आप लोग इंस्टॉलेशन करते हैं ना, इंस्टॉलेशन करने के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे कंपल्सरी टास्क है वो ये है कि आपने सिस्टम को प्रॉपर नाम देना, सिस्टम को प्रॉपर आईपी एड्रेस देना, उसका रिमोट डेस्कटॉप आपने इनेबल करना है, फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन आपने इनेबल करनी है, जो भी करना है। तो आईपी एड्रेस आपने करंट आपने इंटरफेसेस देखने होंगे इसमें कितने लैन कार्ड हैं, तो उसके लिए जो हम लोग कमांड सर्वर कोर के ऊपर यूज़ करते हैं वो नेट एस एच स्पेस इंटरफेस स्पेस IPv4 के इंटरफेसेस आपने चेक करना है या IPv6 के हवाले से। मैंने कहा IPv4 शो इंटरफेस, ये कमांड दूंगा मैं, नेट एस एच स्पेस इंटरफेस स्पेस IPv4 शो इंटरफेसेस, ये कमांड दूंगा, तो उस कंप्यूटर में जितने लैन कार्ड लगे होंगे वो एक लगा है, दो लगा, वो सारे लैन कार्ड की जो है मुझे डिटेल दे देगा। इसके अंदर जो है सबसे पहले जो है IDX के नाम से एक टेबल आ रहा है, ठीक है। IDX के अंदर जो है वो वाला लैन कार्ड जिसके ऊपर आप लोगों ने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जिसके ऊपर आप लोगों ने आईपी एड्रेस देना है, गेटवे देना है, सबनेट मास्क देना है, डीएनएस कॉन्फ़िगर करना है, आप उसका IDX नंबर के हवाले से जो है उसको आप सिलेक्ट करोगे। फॉर एग्जांपल हमारे केस के लोकल एरिया कनेक्शन का जो है इसका IDX इसका 3 है, तो अब हम लोगों ने इसकी जब कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेट एस एच इंटरफेस IPv4 सेट एड्रेस नेम इज इक्वल टू 3, फिर उसके बाद सोर्स इज इक्वल टू स्टैटिक, कि अब आपने इसको आईपी एड्रेस देना डायनामिक, आपने डीएचसीपी के थ्रू दिलवाना है या आपने स्टैटिक देना, मतलब स्टैटिक एड्रेस, उसके बाद इज इक्वल टू आपने अपना आईपी एड्रेस लिख दिया, उसका सबनेट मास्क लिख दिया और आगे उसका गेटवे लिख दिया, ठीक है। आईडी इज द नंबर फ्रॉम स्टेप 2 अब स्टैटिक आईपी इज द स्टैटिक आईपी एड्रेस यू आर सेटिंग, सबनेट मास्क इज सबनेट मास्क, आगे उसकी डिटेल भी लिखी हुई है, ऐसा भी मेरे से ले लीजिएगा, मैं आपको जो दे दूंगा। अच्छा, जिस तरीके से नेट एसएच के जरिए से हम लोग आईपी एड्रेस सबनेट मास्क गेटवे देते हैं, इमीडिएटली हम लोग डीएनएस नहीं दे सकते। डीएनएस के लिए दोबारा हमें कमांड देनी पड़ेगी, नेट एसएच इंटरफेस IPv4 डीएनएस सर्वर नेम इज इक्वल टू, पहले यानी कि उसका आईडीएक्स नंबर और उसके बाद जो भी आप लोगों ने उसको वो देना है, क्या नाम अपना डीएनएस एड्रेस देना, आप लोग को उसका डीएनएस एड्रेस यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर दोगे। अब आईपी एड्रेस की कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए वही ट्रेडिशनल कमांड है आपके IP config/all से आपको कंप्यूटर का आईपी एड्रेस की डिटेल मिल जाती है। हजरत उमर सत्ती साहब मुझे ये बताएंगे कि अगर मैंने कंप्यूटर का नाम देखना हो तो उसके लिए कौन से कमांड देता हूँ? होस्ट नेम, हाँ जी, कोई और बताएगा? सेट सी, हैं? सेट सी भी होती है, सेट भी ठीक, होती सर वैसे तो उसने भी यार होती है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, होस्ट नेम ही होती है और कौन सी होती है, होस्ट नेम की कमांड देंगे हम लोग। जिस चीज़ का आपको पता हो तो कॉन्फिडेंस के साथ कहा करो कि हाँ यही देते हैं, मैं आज कह के आप मुतजलजल हो गया आप। अच्छा, इस अभी देखते हैं जी कहाँ तक पहुँचा हम लोगों का सिस्टम ये।
ये ले। कौन अक्लमंद इंसान मुझे ये बताएगा कि इस सिस्टम का नाम क्या है? अहमद साहब, एक मिनट है, यूट्यूब जिससे वो पूछा वो बताएगा। जिस सिस्टम पे मैं लॉगिन उसका नाम क्या है? इस सिस्टम का नाम। होस्ट नेम की कमांड दिए बगैर बताना। हाँ, एक मिनट है, मैं जिसे पूछूंगा वही बताएगा। हाँ जी, वसीम साहब। यार ये सामने कंप्यूटर का नाम लिखा हुआ ही है। मैं समझा कि शायद इसको थोड़ा व्यू बड़ा कर दें या अब नजर आ रहा है? होपफुली कुछ बेहतर हो गया होगा। ठीक है, आपने जो ही इस पर लॉगिन किया तो जो सामने नजर आ रहा है इस कंप्यूटर का नाम ही नजर आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर डॉट, इसका मतलब है कि ये यूजर्स के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटर और उसके अंदर अब आपने और इसके बाकी यूजर्स देखे हैं, CD बैकस्लैश करो और आप DAR करोगे, वहाँ पे आपको जितने डायरेक्ट नेम बनी दिखाएगा, इसका मतलब है कि इसके ऊपर उतने ही यूजर जो है इसके ऊपर बने हुए हैं। हम लोग अपने कमांड की तरफ आते हैं जी। कमांड कहाँ पे हम लोग कॉपी हो गई थी, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। उतना ही लेती है जी। ये किसने कह दिया? क्या चीज? नहीं, हम अपने दिल की तसल्ली के लिए नहीं कर रहे, बेसिकली हम लोग बैठे हैं इस वक्त स्लो लिंक के ऊपर। तो हम लोग कोई भी जब इसके अंदर एक्शन परफॉर्म करते हैं ना, मिनिमाइज मैक्सिमाइज, वो आहिस्ता आहिस्ता फंस फंस के अड़ अड़ के स्क्रीन में चलती है, ताकि आपको रिमोटली व्यू आपको जो है ना उसमें थोड़ा सा बंदा इरिटेट होता है उससे, तब करके मैंने उसको कहा किया, अदरवाइज कि ताकि हम लोग खुद भी कंफ्यूज ना हो कि स्क्रीन में काम कर रहे हैं। मल्टीपल स्क्रीन खोलेंगे, इस वजह से मैंने जो है ना मिनिमाइज करवाया है। बल्कि पहली कमांड जो है हम लोगों ने क्या करना था, हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना उसका शो इंटरफेस, हम लोगों ने कमांड करके हम लोगों ने उसका इंटरफेस का नाम देखना। तो उसके लिए कमांड आपको क्या बताई थी? ये तो डायरेक्ट इंटरफेस आईपी, ये तो आईपी एड्रेस सेट कर रहा है। पहली कमांड कॉपी नहीं हुई, दैट एसएच आईपी शो। चलो उसी कमांड को हम लोग वो कर देते हैं। किधर गया यार? चल ही नहीं रही है। क्या चीज? अपनी मशीन रेडी होगी होगी। अपनी मशीन देख लेते हैं भाई, कह रहे हैं अपनी मशीन देख। 85% पे पड़ गई है। नेट एसएच स्पेस इंटरफेस आईपीवी नेट एसएच INTERFACE। क्या हुआ? वैसे जी घर में इस तरह कमांड्स और भी आती हैं मुझे पूछ लेता हूँ। शो इंटरफेस वाली तो यार वो राउटर वाली कमांड है जो आप लोग किसी ने किया होगा। इंटरफेस आईपीवी शो इंटरफेस। ठीक है जी, इस वक्त वो कह रहा है कि जी इसके दो इंटरफेसेस के हैं, एक जो है लोकल एरिया कनेक्शन पहला इसका दिखा रहा हूँ, दूसरा और उसका IDX नंबर जो है वो दिखा रहा है यहाँ पे 21। ठीक है, यहाँ पे मैं कमांड दूंगा अगेन। नहीं हूँ, कॉपी पेस्ट कर नहीं रहा हूँ। नेट एसएच इंटरफेस आईपी
सेट एड्रेस नेम इक्वल टू नेम इज इक्वल टू, आपके केस में क्या नाम था उसका, 21 नाम था उसका, इन्वर्टेड कॉमास में लिख रहा हूँ 21, ठीक है, उसका आईडीएक्स नंबर है, ठीक है, स्पेस सोर्स, सोर्स इज इक्वल टू स्टैटिक स्पेस एड्रेस इक्वल टू कोई भी दे सकते हैं, स्कोर मैंने दे दिया इसका, मास इसका मैंने दे दिया, स्कोर मास इज इक्वल टू 255.0.0.0.0 और उसके बाद साथ में इसके क्या दूँगा, साथ में इसके मैं गेट पे दे दूँगा, गेट पे इज इक्वल टू जो भी है आप लोगों को, ठीक है, अभी हमारे केस में तो है नहीं, गेट पे है नहीं, मैं उसको खाली ऐसे एंटर कर दूँ, ठीक है। अब आईपी एड्रेस इसके पास आ गया, मैंने आईपी एड्रेस देखना, आईपी कॉन्फिग स्लैश आर, उसने मुझे जो आईपी एड्रेस मैंने सेट किया 10.0.0.1 255.0.0.0, ठीक है, ये उसने आईपी एड्रेस दे दिया होगा, अच्छा CLS करके मैंने इसको क्लियर स्क्रीन की, ये काम पावर शेल पे हो सकता है, हो सकता है इसमें इंस्टॉल नहीं है, अलग से करना पड़ता है। पावर शेल के अंदर स्क्रिप्ट के थ्रू होता है, पावर शेल के अंदर सिंटैक्स का थोड़ा सा फर्क होता है, ठीक है, पावर शेल के अंदर जो है हम लोगों को ना PS1 स्क्रिप्ट जो है ना, वो PS1 स्क्रिप्ट जो है वो यूज़ करने पड़ते हैं, अच्छा, आप लोगों ने कंप्यूटर का नाम आप लोगों ने देखना हो तो कंप्यूटर का नाम देखने के लिए कमांड आप लोगों की वही है, पोस्टनेट, आप लोगों ने कंप्यूटर का नाम चेंज करना हो तो नाम चेंज करने की कमांड आपकी नेट डॉम, अच्छा ये नेट डॉम की जो कमांड है कंप्यूटर का नाम चेंज करने के लिए इस्तेमाल होती है और कंप्यूटर को वर्कबुक या डोमेन ज्वाइन करने के लिए भी इस्तेमाल होती है, अच्छा ये नाम आपने इसका पुराना नाम जो है ना ध्यान से लिखना है, इसका पुराना नाम क्या है, विन डैश TGF आई I पी डबल जे IPJJ टी एम TMRO जीरो जीरो ओ है, कहाँ से पता लगा, लाइन है ठीक है, इसका सपोज मैं नया नाम इसका दे देता हूँ स्लैश न्यू नेम इज इक्वल टू कोई भी नाम दे दिया हम लोगों ने, टेस्ट डैश DC को, ठीक है, एंटर किया, रीनेम कर देना, रीनेम कर देना, रीनेम कंप्यूटर सर। अब फिर पीछे से कमांड को रिपीट, नेट होम रीनेम कंप्यूटर अच्छा कमांड रिपीट करने के लिए वही अप एरो की आप प्रेस करेंगे तो उससे आपकी जो है ना कमांड रिपीट हो जाएगी, रीनेम, चलिए नहीं कमांड नेटवर्क पाथ नॉट फाउंड क्या होगा, तो ऊपर इकट्ठा लिखा हुआ नेट डॉम स्पेस रीनेम, नहीं रीनेम कंप्यूटर, उसके बाद कंप्यूटर का नाम, ये आप नाम हम लोग कहीं उसका गलत तो नहीं दे रहे, विन डैश TGF IPJJ आर आर नहीं है सर बीच में टी एम आर TF आर जीरो सर डू यू वांट टू प्रोसीड, यस करेंगे, क्लियर स्क्रीन किया, आप एरो करके आप पहुँच नहीं, वो तो पहले कमांड रिस्टार्ट, रिस्टार्ट,
आईपी कॉन्फ्लिक्ट क्या है? आईपी कॉन्फ्लिक्ट क्या है? आईपी कॉन्फ्लिक्ट किससे क्या है? सर आपने एपिक हमने किसी रियल एनवायरनमेंट एक्सटर्नल के अंदर रखी है ना ये मशीन, तो 10.0.0.1 हमारा किसी और की आईपी चल रहा हो, इसका लैन कार्ड तो एक्सटर्नल है ना सर। हमने जब इंस्टॉलेशन, बल्कि वो तो इन भाई की हमारी तो भी हो रही है सर, हमारी अपनी रियल मशीन में कहीं आ रहा है, सारी आईपी 20 की सीरीज की है, 20 हमारी मशीन से कन्फिगर है 10.0.0.1 की, हम अपनी मशीनों में रन यूज़ और करते हैं। यार आप उनको सारा मुद्दा तो ना डालो यार। आपने अपना सर्वर चल नहीं रहा, प्रॉब्लम कर रहा, आप उनको बेचारों को डालो सारा। हो गया सर। यार हो जाए मेहरबानी की बोलो। अच्छा जी, डायरेक्टली ये तो कमांड है, ये तो आप कॉपी पेस्ट करके यहाँ से चला लोगे। डायरेक्टली मैं जो है ना अपने पॉइंट के ऊपर आया था, जो चीज़ मैं इसके ऊपर इसके अंदर जो आप लोगों को मैं समझाना चाह रहा था वो ये थी कि इन कमांड्स के जरिए से आप लोगों ने सारा आरडीपी को इनेबल करना है, आईसीएमपी को आप लोगों ने इनेबल करना है, फायरवॉल इनेबल करनी है, नाम और कंप्यूटर का नेम आईपी एड्रेस वगैरह आप चेंज करना है, डेट टाइम वगैरह सेट करना है। जो असल चीज़ है इसके अंदर वो है कि एक्टिव डायरेक्टरी जो है इसके अंदर आप लोगों ने इंस्टॉल कैसे करनी है। ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करने के लिए अगर आप लोगों ने सर्वर कोर पर एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करनी है तो जब आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर रहे होते हो, जब आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में आप एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर रहे होते हो तो वहाँ पे सबसे लास्ट स्क्रीन पे वो कहता है एक्सपोर्ट सेटिंग। ठीक है, आप लोग एक्सपोर्ट सेटिंग कर, ठीक है, एक्सपोर्ट सेटिंग करने के बाद जो है आप लोग उस फाइल को कहीं पे सेव करके रखो। जब कभी भी आप लोगों ने सर्वर कोर में इंस्टॉलेशन करनी है उस फाइल को यूज़ करते हुए जो है आप एक्टिव डायरेक्टरी के अनरनिंग इंस्टॉलेशन जो आप लोग कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सर्वर कोर के ऊपर ही आप लोगों ने एक्टिव डायरेक्टरी की अनरनिंग इंस्टॉलेशन करनी है। आपने जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वहाँ पे भी एक्टिव डायरेक्टरी की आप जो अनरनिंग इंस्टॉलेशन आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद तरीका क्या है, configure the right server core setting plus meet the DC promo requirement, copy the file to the server core machine के वो फाइल अनफ्रेंडेड फाइल जो है आपने सर्वर कोर की मशीन पर आप लोगों ने पहुंचानी है। आसान सा तरीका यही है कि आपने सिस्टम के ड्राइव को मैप करा दो, उसके बाद ड्रैग ड्रॉप कर दें या कॉपी पेस्ट कर दें। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या, डीसी प्रोमो का आप विजिट चलाएंगे और आपने सिस्टम को जो रिबूट करना है। जब आप लोग रन दी डीसी प्रोमो विद अनअटेंडेड स्विच, आपने अनअटेंडेड स्विच के साथ आपने उसको रन करना, तो आपसे पूछेगा कि फाइल कहाँ पे, आप लोगों ने उसका फाइल का पाथ जो है वो बता देना। लाइक यहाँ पे जो हम लोगों ने बताया, और आफ्टर ओपनिंग नोटपैड कॉपी फॉलोइंग स्क्रिप्ट, ये आप लोगों का सारा का सारा स्क्रिप्ट आप लोगों का लिखा हुआ है। और ये यहाँ पे ये बता रहा है शुरू के अंदर कॉमा जहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि ये आप लोगों का एग्जीक्यूट आप लोगों का नहीं होगा। ठीक है, जहाँ पे आप लोगों का ये सेमी कॉलन जहाँ पे आ रहा है, एक्चुअल जो चीज़ इसके अंदर है वो ये चीज़ आपकी जो है ना वो असल चीज़ है ये। ठीक है, अब आपने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करनी है, आप क्या करोगे, सर्वर कोर के अंदर सिंपल आप लिखोगे डीसी प्रोमो स्पेस फॉरवर्ड स्लैश अनअटेंडेड कॉलन साइन सी कॉलन साइन, और जहाँ पे आप लोगों ने अनअटेंडेड टेक्स्ट फाइल रखी हुई है, ये तो मैंने डोमेन डॉट टेक्स्ट की रखी है ना, आप इसका कोई भी नाम रख सकते हो। ठीक है, ये आप कमांड का आप लोग उसका पाथ दे दोगे, इस इस जगह से इस लोकेशन से सी के अंदर से वो डोमेन डॉट टेक्स्ट की फाइल को उठाएगा। ठीक है, और उसके सर्वर को इसके एक्टिव डायरेक्टरी का इंटरनल इंस्टॉलेशन करेगा, और जो जो काम कर रहा होगा वो साथ में यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा होगा कि उसने सिसवॉल का फोल्डर बना दिया, उसने जो है एंटीडीएस का फोल्डर बना दिया। ठीक है, और उसके बाद उसने एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर उसके पार्टीशन या उसके डोमेन का नाम, उसका डिस्टिंग्विश नेम उसने क्या रखा। ठीक है, वो करने के बाद जब ये काम आप लोग कर लोगे, आपने कंप्यूटर को जो है रीस्टार्ट कर देना, और रीस्टार्ट करने के बाद आप लोगों की कंप्यूटर मशीन जो है वो एक्टिव डायरेक्टरी का पार्ट बन जाएगी, या आप लोगों का डोमेन कंट्रोलर बन जाएगा। आप इसके ज़रिए से मशीन को डोमेन कंट्रोलर भी बना सकते हो, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर भी बना सकते हो, चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर भी बना सकते हो, और रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर भी आप लोग इसको बना सकते हो। ये अगर करके देखना चाहते हो तो मैं करवा देता हूँ, नहीं तो आगे मैं कोई और चीज़ जो है ना आप लोगों को वो पढ़ाता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा ट्रिकी भी है, इंटरेस्टिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी है, तो लिहाजा थोड़े से आंखें खोल के होश के साथ जो है ना सब में बैठना। आप लोगों को मैं अक्सर कहा करता हूँ कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है ना कीज़ जो है उस ऑर्गेनाइजेशन का एक एसेट होती है।
अब उन कीज़ को जो है मैनेज करना, ये बजाता खुद एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, चैलेंजिंग जॉब होती है एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। कीज़ को मैनेज करने के लिए जहाँ पे बल्क क्वांटिटी के अंदर आप लोगों के पास ओएस इंस्टॉल हुए हैं, खा वो विंडोज़ 7 हो, विंडोज़ विस्टा हो, विंडोज़ 2000 हो, या विंडोज़ 2008 सर्वर हो, 2008 R2 हो, बल्क क्वांटिटी के अंदर अगर आप लोगों ने मैनेज करना है तो उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने जो है ना कुछ टूल्स जो है ना वो प्रोवाइड किए हुए हैं हम लोगों को। वो टूल्स कौन कौन से टूल्स हैं और बल्क क्वांटिटी के अंदर हम लोग उनको कैसे मैनेज करते हैं, आज ये चीज़ जो है ना हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो टूल माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड किया है उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है वो है वॉल्यूम एक्टिवेशन टूल। VMT भी इसको कहते हैं, वॉल्यूम एक्टिवेशन मैनेजमेंट टूल। 2.0 इसका जो है ना करंट वर्जन है। ये सिंपल स्टैटिस्टिक्स दिए हुए हैं कि 2005 के अंदर जो है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को जो लॉस हुआ है $37 बिलियन का, वो सिर्फ और सिर्फ पायरेसी की वजह से नुकसान हुआ। बाहर के मुल्कों के अंदर तो कॉपीराइट लॉ की इम्प्लीमेंटेशन है, पाकिस्तान में भी कॉपीराइट लॉ तो है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं है। 40% विंडोज़ जो है ना इस वक्त ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो पायरेटेड जो है अप्रॉक्सीमेटली जो है यूज़ हो रही है। और उसके रीज़न ही है कि जो वॉल्यूम लाइसेंसिंग की जो कीज़ है ना, वो कीज़ जो है वो चोरी हो जाती हैं, वो लीक हो जाती हैं। इसको इस चोरी से बचाने के लिए, मिस यूज़ से बचाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने रिसेंटली जो है ना कुछ टूल्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जो कि बीइंग ए सिस्टम एडमिन, बीइंग ए नेटवर्क एडमिन आप लोगों को जिनके बारे में पता होना चाहिए। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को जो माइक्रोसॉफ्ट ने जो टूल दिया उसको बोलते हैं VAMT। VAMT स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम एक्टिवेशन मैनेजमेंट टूल। और कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर जो आप लोगों ने टूल यूज़ करना है उसको हम लोग बोलते हैं KMS। KMS स्टैंड्स फॉर की मैनेजमेंट सर्वर। इन दोनों का मैं आप लोगों को प्रोसेस भी बताता हूँ, प्रोसीजर भी बताता हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या, वॉल्यूम एक्टिवेशन मैनेजमेंट टूल अगर हम लोग यूज़ करते हैं कि जो कीज़ की जो लीकेज है उसको रोका जाए, ठीक है, प्राइवेसी को बरकरार रखा जाए और सिक्योरली, रादर देन कि आप लोग कागज़ के ऊपर कॉपी पेस्ट कॉपी करके उसको रखो, प्रिंटेड कर कॉपी उस कहीं पे रखो, उसको संभालते फिरो, या कंप्यूटर के अंदर कोई फाइल बना के उसमें सेव करो। आसान सा तरीका ये है कि वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, सॉफ्टवेयर के अंदर फीड कर दो, आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। आपको ये भी डर नहीं होगा कि यार मैं कहीं रख के भूल ना गया हूँ, मैं कॉपी कर लिया, जब किसी के हाथ ना लग जाए, वो उसमें सेव हो जाती है वो, ठीक है। और सिर्फ और सिर्फ जो कंसर्न एडमिन है सिर्फ वो उस पर लॉग इन होगा और उसको जो है एक्सेस कर सकता है। इसके अंदर आप लोग मल्टीपल टाइप की कीज़ जो है मैनेज कर सकते हो। आप लोगों की जो विंडोज़ को एक्टिवेट करने के लिए जो कीज़ होती हैं उसके अंदर एक आम एंड यूज़र के लिए जो की होती है उसको हम लोग बोलते हैं कि वो OEM की है या रिटेल की है। आप मार्केट से जाके एक विंडो खरीदते हो उसको कहते हैं रिटेल की। OEM स्टैंड्स फॉर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर। जब आप डेल का PC लेते हो, IBM का लेते हो, एसर का लेते हो, तो साथ में आपको कहते हैं कि जी हम विंडो भी फ्री दे रहे हैं, ओरिजिनल विंडो फ्री दे रहे हैं, ठीक है। वो आपके OEM वर्जन आप लोगों को खिलाता है। प्लस इसके अलावा अगर आपके पास बल्क क्वांटिटी के अंदर आपके पास OS है, आपने 1000 विंडोज 7 के आपने लाइसेंस लिया, तो माइक्रोसॉफ्ट आपको 1000 CDA नहीं देगा, ना 1000 आपको उसकी जो कीज़ देगा। माइक्रोसॉफ्ट आपको कहेगा कि आप वॉल्यूम लाइसेंस साइन कर लें, उसके अंदर आपको ये फ़ायदे हो जाएंगे, आपको मजीद एडिशनल ये यूटिलिटीज़ ये पैकेजेस भी दे देंगे, और आपके पास जो है वेब बेस्ड इंटरफेस होगा जहाँ से आप अपने ISO के इमेज को आप डाउनलोड कर सकते हो, और प्लस जो है अपनी कीज़ को आप मैनेज कर सकते हो। तो अब वो आपने 1000 विंडोज़ को एक्टिवेट करना, और 1000 विंडोज़ को एक्टिवेट करना भी ज़्यादा खुद एक सरदर्दी वाला काम है। 1000 सिस्टम के ऊपर जाओ, बारी बारी हर कंप्यूटर के ऊपर की डालो, फिर उसके बाद उसको नेट से कनेक्ट करो, उसको एक्टिवेट करो। तो इसके लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने आपको KMS का प्रोसीजर दे दिया और VMT का प्रोसीजर दे दिया। वॉल्यूम एक्टिवेशन मैनेजमेंट टूल के अंदर बैठे बैठे आप रिमोटली अपने सारे के सारे 1000 सर्वर्स को, 1000 मशीनों को स्कैन करोगे, ये पूरे नेटवर्क की एंट्री आपके पास आ जाएगी। यहीं से बैठे बैठे रिमोटली आप 1000 सिस्टम के ऊपर जो की को पुश कर दोगे, ठीक है। वो की जो होगी, की भी फिर मुख्तलिफ टाइप होती है, जिसके अंदर एक होती है GVL की होती है, एक CSVL की होती है, एक मैक होती है। ये क्या क्या होती है अभी कमिंग स्लाइड्स के अंदर इनका इंट्रोडक्शन भी आ रहा है। तो यहाँ से आप की को पुश कर दोगे, वो 1000 कंप्यूटर के ऊपर कीज इंस्टॉल हो जाएगी, और आप सिंपल सब पे सबको आपने सेलेक्ट किया, आपने सिंपल राइट क्लिक करके आपने कहा उसको एक्टिवेट, इमीडिएटली वो आपके नेट से कनेक्ट करवाएगा और सबको एक्टिवेट कर देगा। यानी जो काम आपने घंटों में दिनों में करना था वो विद इन सेकंड्स आप लोगों को करवा देगा। मैं भी आपको करके भी दिखा देता हूँ। वॉल्यूम लाइसेंसिंग की जो प्रोसीजर है इसके ज़रिए से बेसिकली हम लोग
विंडोज़ 2008, विंडोज़ 2008 R2, विंडोज़ 7, विंडोज़ विस्टा, इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स को मैनेज कर सकते हैं। विंडोज़ 2003 को या एक्सपी को वॉल्यूम लाइसेंस इनके थ्रू हम लोग जो है मैनेज नहीं कर सकते। अच्छा, एक वी एल एस सी क्या चीज़ है? वी एल एस सी वॉल्यूम लाइसेंसिंग सर्विस सेंटर, ये माइक्रोसॉफ्ट का एक पोर्टल है। जब कोई कस्टमर माइक्रोसॉफ्ट के साथ एग्रीमेंट करता है वॉल्यूम लाइसेंसिंग का, तब इस पोर्टल के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट उसको जो है वो एक्सेस देता है, जिसके ज़रिए से वो अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से अपनी कीज़ जो है वो देख सकते हैं। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम्स के जो है ना वो दो तरह की ग्रुपिंग है। जो ब्लू कलर के अंदर आप लोगों को जो लेफ्ट साइड पे नज़र आ रही है, ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट के जो है लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरीज है। लाइक इसके अंदर जो है विंडोज़ 2008 R2 फैमिली जो है वो सर्वर एंड के अंदर है और विंडोज़ 7 क्लाइंट एंड के ऊपर है। और जबकि ग्रीन कलर में जो राइट साइड पर नज़र आ रहा है, इसके अंदर विंडोज़ 2008 जो है ये सर्वर एंड के ऊपर है और विंडोज़ विस्टा जो है वो क्लाइंट एंड के ऊपर है। ठीक है। अच्छा, अब कीज़ की आगे फर्दर सब ग्रुपिंग है कि जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट ग्रुप होता है ना, सबसे जो बड़ा ग्रुप है जिसके पास इख्तियारात की भरमार है, वो है ग्रुप सी। ग्रुप सी के अंदर जो जो प्रोडक्ट्स आती हैं उसके अंदर विंडोज सर्वर 2008 R2, डेटा सेंटर एडिशन और आईटीनियम बेस सिस्टम। अगर फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन को माइक्रोसॉफ्ट वॉल्यूम लाइसेंसिंग के तहत केएमएस की इशू करता है और वो ग्रुप सी की इशू कर देता हूँ, तो उसकी ग्रुप बी, ग्रुप ए और क्लाइंट ग्रुप की प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली उसमें कवर हो जाएंगे। ग्रुप सी सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है। और अगर किसी को ग्रुप बी की मिलती है तो ग्रुप बी की मदद से वो स्टैंडर्ड एडिशन, एंटरप्राइज एडिशन, क्लाइंट एडिशन, एचपीसी एडिशन सारे कर सकता है, लेकिन डेटा सेंटर एडिशन आईटीनियम बेस सिस्टम को एक्टिवेट नहीं कर सकता। अगर किसी को ग्रुप ए की मिलती है तो सिर्फ वो विंडोज़ का वेब एडिशन, स्टैंडर्ड एडिशन वो एक्टिवेट कर सकता है, एंटरप्राइज एडिशन या जो है वो उसका डेटा सेंटर एडिशन आईटीनियम बेस वो एक्टिवेट नहीं कर सकता। यानी जितने नीचे जाते जाओगे उतने उसके लोअर प्रिविलेजेस हैं। ग्रुप को समझना इस वजह से ज़रूरी है तो जब हम लोग केएमएस में इंप्लीमेंट करते हैं, केएमएस डिप्लॉय करते हैं, तो हम लोगों ने वहाँ पे की को जो है सोच समझ के लगाना है। यही नहीं कि वैसे मुंह उठा के हम लोगों ने जो है ग्रुप सी की दे दी। अगर ग्रुप सी की दे देंगे तो नीचे वाले जितने प्रोडक्ट्स हैं वो जो भी उस डोमेन का पार्ट होंगे वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएंगे। केएमएस है क्या चीज़? केएमएस स्टैंड्स फॉर की मैनेजमेंट सर्वर। ए की मैनेजमेंट सर्वर की इज इशूड to and associated with a particular product grouping. Each KMS key enable the activation of the products in a product group as well as the group lower in the hierarchy. लाइक जिस तरह ग्रुप सी के यहाँ ग्रीन कलर में दिखा रहा है, ग्रुप सी जो है डोमिनेंट है। अगर ग्रुप सी की मिली तो बाकी सारे लोअर ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएंगे। ग्रुप बी की मिली तो ग्रुप सी की प्रोडक्ट्स एक्टिवेट नहीं होंगे लेकिन ए और क्लाइंट की हो जाएंगे। ग्रुप ए की मिली तो ग्रुप ए और क्लाइंट एक्टिवेट होगा। अगर सिर्फ क्लाइंट की केएमएस की मिली है, विंडोज 7 की केएमएस की मिली है, तो विंडोज सर्वर 2008 को R2 को आप एक्टिवेट नहीं कर सकते, स्टैंडर्ड एंटरप्राइज वेब एडिशन वगैरह। अच्छा, अगर तो आप लोगों ने बल्क एक्टिवेशन करनी हो और अपने प्रोसेस को आप लोगों ने ऑटोमेट करना है, फिर तो हम लोग यूज़ करते हैं केएमएस की। और अगर हम लोगों ने बल्क एक्टिवेशन ना करनी हो, मिसाल के तौर पर मैं चाह रहा हूँ सिर्फ एक सिस्टम को एक्टिवेट करना है या 10 सिस्टम को एक्टिवेट करना है, तो फिर मैं केएमएस की यूज़ नहीं करूँगा बल्कि मैं यूज़ करूँगा मैक की। मैक स्टैंड्स फॉर मल्टीपल एक्टिवेशन की। ठीक है। और मैक की हर प्रोडक्ट की और हर ग्रुप की अलग अलग होती है। ठीक है। ईच मैक की विल एक्टिवेट द प्रोडक्ट विद इन दैट प्रोडक्ट ग्रुप ओनली। कि मैक की अगर सपोज आप लोगों के पास सी ग्रुप की है तो सिर्फ और सिर्फ वो क्या करेगी, विंडोज 2008 R2 डेटा सेंटर एडिशन को ही एक्टिवेट करेगी। उस मैक की मदद से आप स्टैंडर्ड एडिशन को या एंटरप्राइज एडिशन को या वेब एडिशन को या एचपीसी को या विंडोज 7 को आप एक्टिवेट नहीं कर सकते। यानी मैक की विंडोज 7 की सेपरेट होती है, विंडोज 2008 की सेपरेट होती है, स्टैंडर्ड की अलग होगी, एंटरप्राइज की अलग होगी। लेकिन केएमएस के केस के अंदर अगर केएमएस की अपर ग्रुप की मिल गई तो लोअर ग्रुप को सारों को एक्टिवेट कर देती है। इसमें सिर्फ ये की पॉइंट है। इसमें मल्टीपल एक्टिवेशन की काम कैसे करती है? वन टाइम एक्टिवेशन अगेंस्ट माइक्रोसॉफ्ट, टू मेथड ऑफ एक्टिवेशन यूजिंग मैक। अब आपने मैक मल्टीपल एक्टिवेशन की को यूज़ करते हुए आप लोगों ने विंडोज़ का एक्टिवेट करना, तो दो सूरतें हैं। एक सूरत तो ये है कि इंडिविजुअल एक्टिवेशन, ईच डेस्कटॉप इंडिविजुअली कनेक्ट एंड एक्टिवेट विद माइक्रोसॉफ्ट। हर एक क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर इंटरनेट की कनेक्टिविटी होनी ज़रूरी है। एक सूरत तो ये हो सकती है।
कि आपके जो लैन है नेटवर्क आपका बना हुआ, एक सूरत तो ये है कि मैकी की किसी कंप्यूटर के ऊपर जाके मैनुअल दो और आप एक्टिवेशन कर लो। दूसरी सूरत ये है कि वीएमडी का सॉफ्टवेयर अपने पास इंस्टॉल कर लो। यहाँ से सारे क्लाइंट के ऊपर आप लोगों ने मैकी की पुश कर दी, आप लोगों ने जब उसको कहा एक्टिवेट ऑनलाइन, तो अब हर क्लाइंट कंप्यूटर का इंटरनेट से कनेक्ट होना ज़रूरी है। इसको हम लोग बोलते हैं मैक ऑनलाइन एक्टिवेशन या इंडिविजुअल एक्टिवेशन। अगर हर क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, अब इंटरनेट की कनेक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ सर्वर के ऊपर है, हर क्लाइंट के ऊपर इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ सर्वर के ऊपर है, और वो प्रॉक्सी के तौर पे एक्ट कर रहा है, तो क्या करेगा, जब वो इन्वेंटरी को स्कैन करेगा तो सारी की सारी मशीन्स की इंस्टॉलेशन आईडीज कलेक्ट करके अपने पास ले आएगा, और फिर एज ए प्रॉक्सी एक्टिवेशन करते हुए उनकी आईडीज माइक्रोसॉफ्ट को सबमिट करेगा और उनके कॉरस्पॉन्डिंग कंफर्मेशन आईडीज जो है वो रिसीव करेगा। जब कंफर्मेशन आईडीज उसको रिसीव हो जाएंगी देन वो उनको रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगा। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मैक प्रॉक्सी एक्टिवेशन। वन सेंट्रलाइज्ड एक्टिवेशन रिक्वेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ मल्टीपल डेस्कटॉप विद वन कनेक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट। सिर्फ सर्वर के ऊपर इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, क्लाइंट के ऊपर इंटरनेट का कनेक्शन की जरूरत नहीं है। की मैनेजमेंट सर्वर क्या होता है? एक्टिवेट अगेंस्ट अ कस्टमर होस्टेड सर्विस नॉट विद माइक्रोसॉफ्ट। कि जब के सर्वर हम लोग लगाते हैं तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी आप लोगों को नहीं चाहिए, सिर्फ पहली मरतबा जब के सर्वर कॉन्फ़िगर करना है पहली मरतबा इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए। अब हर मरतबा जब भी आपने क्लाइंट मशीन को एक्टिवेट करना है इंटरनेट हम लोगों को नहीं चाहिए। अब वो क्या करता है, एक्टिवेशन सर्वर कस्टमर अपने पास भी लगा सकता है, यानी आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है सपोज सिस्कॉम के अंदर, आप अपना एक्टिवेशन सर्वर लगा सकते हो, एनटीसी के अंदर आप अपना एक्टिवेशन सर्वर लगा सकते हो, एनटीसी के अंदर बेशक आप 10,000 क्लाइंट कंप्यूटर्स को एक्टिवेट करवा लो, माइक्रोसॉफ्ट के पास रिक्वेस्ट नहीं जाएगी अगर आप अपना लोकल के सर्वर लगा लो। सिस्टम मस्ट रीएक्टिवेट बाय कनेक्टिंग टू कॉर्पोरेट नेटवर्क एट लीस्ट एवरी 6 मंथ। जो आप के के जरिए से एक्टिवेशन करते हो ना, वो परमानेंट एक्टिवेशन नहीं होती, वो 180 दिन के लिए होती है। 180 दिन के अंदर अंदर उसको दोबारा रीएक्टिवेट होना पड़ता है। वॉल्यूम एक्टिवेशन डज नॉट रिक्वायर एंड यूजर एक्शन। वॉल्यूम एक्टिवेशन जो हम लोग बीएमटी के जरिए एक्टिवेशन करते हैं उसके अंदर जो है एंड यूजर के ऊपर आप लोगों को कुछ भी जाके कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ता, सारे का सारा बैठा हुआ आप लोगों ने रिमोटली करना। वॉल्यूम एक्टिवेशन डज एट सम टाइम टू डिप्लॉय प्रोसेस। सिर्फ इसके अंदर ये है कि वॉल्यूम एक्टिवेशन का सॉफ्टवेयर पहले सर्वर के ऊपर इंस्टॉल करना होगा, उसमें बस थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा, अब ये के काम कैसे करता है, दोनों का प्रोसीजर यहाँ पे समझाया होगा। पहले बेसिक प्रोसीजर बताया, फिर उसके बाद डिटेल जो है उसको थोड़ा सा स्लाइड पे आप लोगों को गौर करना है। सबसे पहला काम हम लोगों ने क्या करना है, अगर आप अपने एनवायरनमेंट में से में अपना एक्टिवेशन सर्वर आप लगाना चाह रहे हो तो उसके ऊपर सिंपली आप क्या करोगे, सेटअप के सर्विस इनसाइड कॉर्पोरेट नेटवर्क एंड एक्टिवेट के वन टाइम। इसके ऊपर मैंने विंडोज़ 2008 इंस्टॉल की। विंडोज़ 2008 इंस्टॉल करने के बाद इसको जो मैं की दूंगा वो मैं के की दूंगा, की मैनेजमेंट सर्वर की दूंगा, और वो जो की टाइप होगी वो बेसिकली होगी CSVLK। CSVLK कस्टमर सपोर्ट वॉल्यूम लाइसेंस की, CSVLK कस्टमर सपोर्ट वॉल्यूम लाइसेंस की, वो इसके ऊपर मैं डालूंगा और उसको वन टाइम एक्टिवेट करा दूंगा। आइदर आई कैन एक्टिवेट वाया टेलीफोन लाइन, आइदर आई कैन एक्टिवेट वाया इंटरनेट। इंटरनेट से कनेक्ट करवा के एक्टिवेट करा लिया, माइक्रोसॉफ्ट को बता दो फ़ोन करके कि जी मेरे सर्वर के ऊपर मैंने ये की डाली है, मुझे मिली थी इस लाइसेंस एग्रीमेंट के तहत, मेरी मशीन का ये मैक आईडी है और ये सारी मशीन आईडी वगैरह वो एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, के सर्वर एक्टिवेट हो गया। देन उसके बाद क्या होगा, क्लाइंट कंप्यूटर के सर्वर से कनेक्ट होंगे और जब उसके पास 25 क्यूमुलेटिव रिक्वेस्ट विद इन 1 मंथ उसके बाद कंबाइन हो जाएगी, यानी 30 दिन के अंदर अंदर उसके पास 25 क्लाइंट की रिक्वेस्ट आ जाएगी, इकट्ठी हो जाएंगी, देन वो एक्टिवेशन शुरू कर देगा। के का मसला ये है कि के के पास कम से कम 25 रिक्वेस्ट इकट्ठी होना ज़रूरी है। 25 रिक्वेस्ट किसकी, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम की, चाहे विंडोज 7 है चाहे विंडोज विस्टा। लेकिन अगर सर्वर लगे हुए हैं तो सर्वर के केस के अंदर 25 की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ 5 सर्वर की रिक्वेस्ट अगर कंबाइन उसके पास आ गई तो देन उसके बाद एक्टिवेशन शुरू कर देगा। या तो 5 सर्वर की रिक्वेस्ट उसके पास आ जाए या 25 क्लाइंट की रिक्वेस्ट उसके पास आ जाए। के एक्टिवेट द क्लाइंट सिस्टम फॉर 180 डेज। 180 दिन के लिए एक्टिवेट करता है, इससे ज़्यादा के लिए नहीं करता। ठीक है, सिस्टम साइलेंटली रिकनेक्ट रेगुलरली डिफॉल्ट 7 डेज रिन्यूअल एक्टिवेशन के। जब उसमें रिन्यू होना होता है तो 7 दिन का उसके पास पीरियड होता है, 7 दिन के अंदर वो ऑटोमेटिकली उससे कनेक्ट करके रीएक्टिवेशन की जो रिक्वेस्ट करता है। क्लाइंट को कुछ भी नहीं करना पड़ता, एंड यूजर को कुछ भी नहीं करना पड़ता, एडमिनिस्ट्रेटर को कुछ भी नहीं करना पड़ता। एक मरतबा के सर्वर आप लोगों ने लगाना है। टोटल 3 कमांड है। पहली कमांड के अंदर हम लोग के सर्वर की एंटर करते हैं, दूसरी कमांड के अंदर के सर्वर को एक्टिवेट करते हैं, तीसरी कमांड के अंदर हम लोग DNS में उसकी एंट्री डालते हैं।
उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं है, चाहे 1000 कंप्यूटर चाहे 10,000 आपके पास क्लाइंट कंप्यूटर, सारे के सारे ऑटोमेटिकली केएमएस सर्वर से कनेक्ट होंगे और खुद ब खुद एक्टिवेशन लेते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे केएमएस का जो प्रोसीजर जो है थोड़ा सा जो है एलेबोरेट किया हुआ डिटेल के साथ। अब होगा क्या, सबसे पहले स्टेप 1 के अंदर हम लोग केएमएस सर्वर के ऊपर केएमएस की इंस्टॉल कर देंगे। कोई भी विंडोज़ 2008 की मशीन, विंडोज 7 की मशीन भी हम लोग केएमएस सर्वर बना सकते हैं। विंडोज 2008 की मशीन, R2 की मशीन केएमएस सर्वर बन सकती है। इसके ऊपर हम लोगों ने एक मरतबा की डाल दी। सेकंड स्टेप में इसको हम लोगों ने वन टाइम एक्टिवेट करना है, चाहे तो इस पर इंटरनेट कनेक्ट करके करना है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट को फ़ोन करके करना है। थर्ड स्टेप के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, डीएनएस के अंदर इसकी एंट्री डाल देनी। जस्ट ये तीन काम करने और ये सारे के सारे कमांड लाइन इंटरफेस पे किया जा सकता है। जब डीएनएस में एंट्री होती है तो बेसिकली इसका एक सर्विस रिकॉर्ड बन जाता है आपके डीएनएस के अंदर अंडरस्कोर VLMCS के नाम से। ठीक है, जब इसका डीएनएस में रिकॉर्ड बन गया, अब क्या होगा, स्टेप 4 के अंदर जितने क्लाइंट कंप्यूटर हैं वो बेसिकली नेम रेजोल्यूशन के लिए लोकल डीएनएस सर्वर को यूज़ करते हैं। जब लोकल डीएनएस सर्वर से कनेक्ट होंगे तो उनके पास उनको पता लग जाएगा कि सर्विस रिकॉर्ड जो है वो VLMCS के नाम से डला हुआ है, तो वो क्या करेंगे, एक्टिवेशन की रिक्वेस्ट खुद ब खुद जो है सर्वर को भेज देंगे। ठीक है, अब ये मशीन जो है विंडोज़ 2008 की मशीन, इसने जब डीएनएस के ज़रिए से वो सर्विस रिकॉर्ड इसने फाइंड किया, इसने क्या किया, इसने सर्वर को रिक्वेस्ट कर दिया कि मुझे एक्टिवेट कर दो। ये विंडोज़ 7 की क्लाइंट मशीन थी। जब इसने डीएनएस के साथ कांटेक्ट किया, इसको भी पता लगा कि केएमएस सर्वर लगा हुआ है, इसने भी रिक्वेस्ट भेज दी। अब ये सर्वर साहब गौर खोज फरमाएंगे, अगर 25 क्लाइंट इसके पास आ गए या 5 सर्वर आ गए, ये क्या कर देगा, या इसके पास क्यूमुलेटिव रिक्वेस्ट आ गई, दोनों की कंबाइन हो गए 25 की फिगर बन गई इसके पास, तो ये क्या करेगा, ये सबको एक्टिवेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, इंस्टॉल केएमएस होस्ट की ऑन डेजिग्नेटेड सिस्टम, ये आगे उसके जो है ना वो डिटेल स्टेप बताए होंगे किसी की, जो अभी मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया। अच्छा, केएमएस जो है वो टीसीपी की पोर्ट नंबर 1688 के ऊपर काम करता है। ठीक है, केएमएस का रिस्ट्रिक्शन सिर्फ ये है कि 25 क्लाइंट की रिक्वेस्ट जो है वो इकट्ठी होना ज़रूरी है। अब केएमएस के रेफरेंस के हवाले से कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट, केएमएस के जरिए से विंडोज 7 को, 2008 R2 को, विंडोज विस्टा को या विंडोज 2008 सर्वर को हम सिर्फ एक्टिवेट कर सकते हैं। और आप एक केएमएस सर्वर की अगर आपको की मिली है, उसके अगेंस्ट आप अपने 6 होस्ट सर्वर आप लगा सकते हैं, यानी 6 केएमएस सर्वर मैक्सिमम आप लगा सकते हो अगर आपको एक केएमएस की मिली है। और केएमएस के जरिए से जो क्लाइंट एक्टिवेट होते हैं 180 दिन के लिए होते हैं। ठीक है, उनके जो रिन्यूअल टाइम होता है उनका वो 7 डेज होता है, 7 डे के अंदर वो रिट्राई करता है और हर 2 घंटे के बाद जो वो ट्राई करता है पोर्ट 1688 से कनेक्ट होकर एक्टिवेशन दोबारा लेने की। ठीक है, केएमएस सर्वर जो ऑटोनोमस बॉडी के तौर पे एक्ट करता है। केएमएस सर्वर अगर मल्टीपल आप लोग लगा लें तो उनके दरमियान में रेप्लिकेशन नहीं होती। मिसाल के तौर पर अगर आपको 10,000 क्लाइंट कंप्यूटर आपने एक्टिवेट करवाने हैं तो आप लोगों ने 6 केएमएस सर्वर लगाए, तो ये नहीं होगा कि एक केएमएस ने जितने एक्टिवेट किया वो दूसरे को रेप्लिकेट करके बता देगा हाँ भाई इतने मैंने किए इतने, ऐसा चक्कर नहीं है, ऑटोनोमस बॉडी के तौर पर एक्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये काउंट की थोड़ी सी डिटेल देख लें। राइट साइड पे आप लोगों को एक टेबल नज़र आ रहा होगा, वो यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर 4 विंडोज सर्वर की रिक्वेस्ट हो और एक क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वेस्ट हो, टोटल काउंट इसका बन गया 5। वो क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा, लेकिन किसको करेगा, सिर्फ सर्वर को एक्टिवेट करेगा। अगर उसके पास एक सर्वर की रिक्वेस्ट हो और 4 क्लाइंट की रिक्वेस्ट हो, अभी टोटल काउंट कितना बना, 5। अब भी वो एक्टिवेट कर देगा, लेकिन किसको करेगा, सिर्फ सर्वर को एक्टिवेट करेगा। अगर उसके पास एक क्लाइंट हो और एक सर्वर हो, टोटल काउंट कितना बना, 2। वो किसी को भी एक्टिवेट नहीं करेगा। अगर उसके पास 4 सर्वर हो और 22 क्लाइंट हो, अब सर्वर भी पूरे नहीं हुए, क्लाइंट भी पूरे नहीं हो, टोटल काउंट कितना बना, 26। अब इस सूरत के अंदर वो सर्वर्स को भी एक्टिवेट कर देगा और क्लाइंट को भी एक्टिवेट कर देगा। 25 से ऊपर चलेगी फिगर। ठीक है, तो सर्वर को भी एक्टिवेट कर देगा और क्लाइंट्स को भी एक्टिवेट कर देगा। ये रेड कलर के अंदर ये टोटल 3 कमांड्स आपको नजर आ रही हैं। यहाँ पे आप लोगों ने क्या देना, SLMGR, ये यहाँ से कमांड शुरू हो रही है। SLMGR डॉट VBS भी पेश ना लिखे, VB स्क्रिप्ट होता है बेसिकली ये। SLMGR स्पेस जो आप लोगों को की मिली, आप सिर्फ आपने की टाइप कर देनी, एंटर किया। दूसरी कमांड में आपने क्या करना है, SLMGR स्पेस -ATO, ये कमांड क्या करेगी, इंटरनेट कनेक्ट होगा उसको एक्टिवेट कर देगी। थर्ड कमांड में क्या करना है, SLMGR स्पेस -SDNS, ये DNS में उसका रिकॉर्ड खुद ही डाल देगी, बजाय इसके कि आप खोलो, राइट क्लिक करो, क्रिएट न्यू सर्विस रिकॉर्ड, वो कुछ करने की जरूरत है, खुद ही डाल देगी। टोटल 3 स्टेप करते हैं। मैक इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन के अंदर क्या होगा,
सबसे पहला मसला तो ये है कि मैक की क्लाइंट तक पहुंचाई जाए। अब मैक की क्लाइंट तक कैसे पहुंचा सकते हैं? या तो हम लोग वॉल्यूम एक्टिवेशन मैनेजमेंट टूल इंस्टॉल कर लें, उसके ज़रिए से रिमोटली मैक की पुश की जा सकती है। या फिर हम लोग क्या करें कि ऑपरेटिंग सिस्टम जब इंस्टॉल करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्टॉलेशन के दौरान ही हम लोग मैक की दे सकते हैं। ठीक है, लाइक आप लोग को इमेजिंग की टेक्निक यूज़ कर रहे हो, आप WDS के जरिए अचीव कर सकते हो, विंडोज ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन किट के जरिए कर सकते हो, इमेज एक्स के जरिए कर सकते हो, सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के जरिए कर सकते हो। जब इमेज बनाएंगे, इमेज के अंदर अनइंटेंडेड फाइलें बनाते हैं, वहाँ पे हम लोग मैक की भी हम लोग साथ में डाल दें। तीसरी सूरत ये है, हर एक क्लाइंट कंप्यूटर को आप उसके ऊपर विजिट चलाओ और तब जो है आप ये मैक की क्लाइंट तक पहुँचा दो। ये वीएम के सर्वर है, ये रिमोटली क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर उसकी की को पुश कर देगा। अब ये क्लाइंट अगर इंटरनेट के ऊपर उसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, माइक्रोसॉफ्ट से कनेक्ट होगा, अपनी इंस्टॉलेशन आईडी सबमिट करेगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कंफर्मेशन आईडी रिसीव कर लेगा, एक्टिवेट हो जाएगा। ये मैक इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन का सिनेरियो बता रहा है। या ये क्लाइंट अगर इसके पास फ़ोन की फैसिलिटी है तो फ़ोन के ऊपर बताएगा माइक्रोसॉफ्ट को, माइक्रोसॉफ्ट उसको एक्टिवेट कर देगा। दूसरी सूरत ये है कि मैक प्रॉक्सी। सबसे पहला क्या होगा, इस दोबारा से देख लें एनिमेशन। वीएमटी का होस्ट इसने पहले स्कैन किया, किस बेस पे स्कैन किया? एक्टिव डायरेक्टरी की डोमेन का हमने बता दिया, डोमेन की बेस पे स्कैन करो। इसने LDAP की क्वेरी को रन किया और इसने पूरी के पूरे एंटायर डोमेन से क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन को इसने गेट किया। सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा कि हम लोग मैक की जो है यहाँ से हम लोग पुश करेंगे, अप्लाई मैक एंड कलेक्ट इंस्टॉलेशन आईडीज यूजिंग WMI। अच्छा, यहाँ से जब हम लोगों ने स्कैन किया तो हमारे पास पूरे के पूरे नेटवर्क की इन्वेंट्री आ गई। ठीक है, अब जब पूरे नेटवर्क की इन्वेंट्री आ गई तो हमारे पास हर कंप्यूटर के इंस्टॉलेशन आईडी भी आ गई। IID स्टैंड्स फॉर इंस्टॉलेशन आईडी। ठीक है। अच्छा, मैक प्रॉक्सी के अंदर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मैक प्रॉक्सी के जरिए से जब हम लोग स्कैन करते हैं कंप्यूटर्स को या हम लोग एक्टिवेट करते हैं, पूरे नेटवर्क की इन्वेंट्री हमारे पास आ जाती है। इसको हम लोग XML फॉर्म के अंदर एक्सपोर्ट करके रख सकते हैं इसको। उसका फ़ायदा क्या है? माइक्रोसॉफ्ट को हम लोग सबमिट करेंगे, यानी ये VMT होस्ट ये सबमिट करेगा माइक्रोसॉफ्ट को। माइक्रोसॉफ्ट इसको CID यानी कन्फर्मेशन आईडीज देगा जितने क्लाइंट कंप्यूटर्स की इंफॉर्मेशन सबमिट की थी, और उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगा सारों को, और इस फाइल को भी वो XML के अंदर एक्सपोर्ट कर लेगा। इसका फ़ायदा क्या होगा? मिसाल के तौर पे कंप्यूटर साइंस IT डिपार्टमेंट की लैब है जिसमें 50 कंप्यूटर है। 50 कंप्यूटर्स को आप लोगों ने मैक प्रॉक्सी के थ्रू एक्टिवेट किया। अब आप क्या करोगे, इस फाइल को आप अपने पास एज ए XML आप इसको एक्सपोर्ट करके रख लोगे। नेक्स्ट सेशन शुरू हुआ, अगला सेमेस्टर जब आया, आपने सारे सिस्टम को फॉर्मेट किया। फॉर्मेट करने के बाद आपने दोबारा विंडो इंस्टॉल की। अब दोबारा माइक्रोसॉफ्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास XML फाइल पड़ी हुई है, आपके पास इंस्टॉलेशन आईडीज भी है, आपके पास कंफर्मेशन आईडीज भी है। आप लोकल रीएक्टिवेशन कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, ना KMS सर्वर लगाने की जरूरत है। सिंपल सर्वर पे VMT जिस पे इंस्टॉल हुआ होगा ये इंस्टॉल कर लो, और उसके ज़रिए से हम XML फाइल को इम्पोर्ट करेंगे और उसको हम लोग पुश कर देंगे। ठीक है, मैक सर्वर के यहाँ पे डिटेल के अंदर वही सारे का सारा प्रोसीजर बताया हुआ कि VMT मैक जो है ना वो VMT के थ्रू काम करता है, वॉल्यूम एक्टिवेशन मैनेजमेंट टूल के थ्रू काम करता है। एक्टिव डायरेक्टरी वाली मशीन के ऊपर हम लोगों ने उसका स्कैन चलाया, ठीक है, इंस्टॉल किया। एक्टिव डायरेक्टरी से उसने इन्फॉर्मेशन ली सारे सिस्टम्स की। ठीक है, सारे सिस्टम्स की इन्फॉर्मेशन जब उसके पास आ गई तो अब वो इन्फॉर्मेशन जो है माइक्रोसॉफ्ट को सबमिट करेगा वो। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट को सबमिट करेगा, उसकी कंफर्मेशन आईडी जो है वो रिसीव कर लेगा। यहाँ पे सारे स्टेप नंबर लिखे होंगे। स्टेप 1 के अंदर उसने क्या किया, एक्टिव डायरेक्टरी को स्कैन किया। स्टेप 2 के अंदर इस मशीन की इंफॉर्मेशन उसके पास आ गई। ठीक है, स्टेप 3 के अंदर वो क्या करेगा, इसको आप XML फाइल के अंदर आप इसको सेव करके भी रख सकते हो। ठीक है, स्टेप 4 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट से कांटेक्ट करेगा, इंस्टॉलेशन आईडी सबमिट करेगा और उसके जो है कंफर्मेशन आईडी रिसीव करेगा। स्टेप 5 के अंदर ये अब VMT की मशीन इसको एक्टिवेट कर देगी। ठीक है, ये टोटल 5 स्टेप्स साथ नीचे इनकी डिटेल भी लिखी है। किस किस्म के सिनेरियो के अंदर हमारा जो VMT हम लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है? आइसोलेटेड लैब। अच्छा, अब कहाँ पे KMS हम लोग यूज़ करेंगे, कहाँ पे हम लोग मैक यूज़ करेंगे? आइसोलेटेड लैब का मतलब है कि एक ऐसी लैब जो आप लोग R&D के लिए यूज़ कर रहे हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर रहे हो। अटॉमिक एनर्जी का नेटवर्क है, ये पाकिस्तान एयरफोर्स का नेटवर्क है। सपोज नॉक की एग्जाम्पल है, पाकिस्तान एयरफोर्स का नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर है। अब वहाँ पे तो किसी क्लाइंट कंप्यूटर को इंटरनेट नहीं चल रहा होता, अब उन्होंने एक्टिवेट भी करना, तो क्या करेंगे, वो अपने पास सिर्फ और सिर्फ KMS सर्वर लगा लेंगे। ठीक है, अब KMS को इंटरनेट के थ्रू एक्टिवेट नहीं करवाएंगे, फ़ोन के जरिए माइक्रोसॉफ्ट से एक्टिवेशन लेंगे। जब वो KMS सर्वर एक्टिवेट हो जाएगा, अब इस आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में वो लोकल एक्टिवेशन करेंगे। जब उसके बाद 25 क्लाइंट रिक्वेस्ट इकट्ठी हो जाएंगे तो खुद ब खुद एक्टिवेट करना शुरू कर देगा। ठीक है,
डिसकनेक्टेड इन्वायरमेंट, डिसकनेक्टेड इन्वायरमेंट का मतलब है कि सिंगल एक मशीन आप होंगे, अगर उसके पास इंटरनेट चल रहा है तो माइक्रोसॉफ्ट से ले लेगा, नहीं तो फ़ोन करके एक मशीन के ऊपर आप लोग एक्टिवेट आप लोग करवा सकते हैं। ठीक है, आप लोगों का कोई सिक्योर जोन है, कोई पैरामीटर नेटवर्क है, जहाँ पे भी सिक्योरिटी का इशू आएगा वहाँ पे हम लोग के एम एस यूज़ करते हैं, हम लोग मीडियम यूज़ नहीं करेंगे। जो आप लोगों का कोर नेटवर्क है, अब ये के एम एस तरह का सैम्पल नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन विद के एम एस एंड बैक, अब ये आप लोगों का कोर नेटवर्क है, के एम एस सर्वर आप लोगों के पास यहाँ पे लगा होगा। ठीक है, अब के एम एस सर्वर एक मिनट तो माइक्रोसॉफ्ट से एक्टिवेट होगा इंटरनेट के थ्रू, और उसके बाद लोकल एक्टिवेशन आप लोगों की करता रहेगा, और इसी के एम एस के ज़रिए से ये आप लोगों का जो सिक्योर जोन है, ये पैरामीटर नेटवर्क है, इसी के एम एस के ज़रिए से ये वाले क्लाइंट्स भी एक्टिवेट हो जाएंगे। सिर्फ क्या करना है कि फायरवॉल के अंदर पोर्ट 1688 आप लोगों ने इंस्टॉल वो करने अलाउ करना, और बाकी डिस्कनेक्टेड इन्वायरमेंट या आइसोलेटेड इन्वायरमेंट यहाँ पे हम लोग फ़ोन के जरिए एक्टिवेट करेंगे, वहाँ पे हम लोग इंटरनेट के ऊपर नहीं जाएंगे। अब ये यहाँ पे बताया हुआ है कि बेसिकली कंप्यूटर की स्टेज होती कितनी है। जब आप लोग बिल्कुल नई विंडो इंस्टॉल करते हो तो उसका जो एक्टिवेशन का स्टेटस होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओ ओ बी, डबल ओ बी। डबल ओ बी स्टैंड्स फॉर आउट ऑफ बॉक्स ग्रेस पीरियड, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों को 30 डेज़ का मिलता है। 30 दिन का आप लोगों को आउट ऑफ बॉक्स ग्रेस पीरियड मिलता है। 30 दिन के अंदर वो चेक करता है कि उसको पास कोई की उसको इंस्टॉल की गई नहीं की गई। अच्छा, जो कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट से वॉल्यूम एक्टिवेशन का एग्रीमेंट साइन करती है ना, वो माइक्रोसॉफ्ट उनको ईमेल करके या उनको कोरियर करके उनको पेपर फॉर्म के अंदर उनको कीज़ तो दे देता है। अब वो मीडिया के लिए माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि आप हमारी वेबसाइट से जो है ना विंडोज 7 या विंडोज 2008 का मीडिया डाउनलोड करना है। अब उस विंडोज 7 या विंडोज 2008 के मीडिया के अंदर एक बिल्ट इन की होती है, उस बिल्ट इन की को कहते हैं GVL के। GVL के स्टैंड्स फॉर जेनेरिक वॉल्यूम लाइसेंस की। बेसिकली GVL के जो होती है ये KMS क्लाइंट की होती है, और जो पहले आपको मैंने बताई थी CSVL के, वो होती है KMS सर्वर की। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखने वाली बात या ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जो आप लोगों की CSVL की होती है वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट की है। CSVL के या मैक, यानी KMS सर्वर की या मैक की, ये आपकी कंपनी का एसेट है, और जो हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए के अंदर होती है जिसकी मालियत। ठीक है, वो आप लोगों ने हमेशा संभाल के आप लोगों ने रखनी होती है। और कभी भी हम लोग CSVL के कस्टमर सपोर्ट वॉल्यूम लाइसेंस की यानी KMS सर्वर की के ज़रिए से अपनी क्लाइंट मशीन को एक्टिवेट नहीं करते। वो सिर्फ उसका मकसद ये होता है कि हम लोगों ने KMS सर्वर अपने पास लगाना। ठीक है, पहले स्टेप में जब विंडो इंस्टॉल करते हैं आउट ऑफ बॉक्स ग्रेस पीरियड में चल रहा होता है, 30 दिन में एक्टिवेट हो जाएगा, लाइसेंस हो जाएगा, और ठीक है उसका स्टेटस आ जाएगा ये लाइसेंस था। 30 दिन के अंदर KMS से कांटेक्ट नहीं हुआ, मैक के ज़रिए से उसके ऊपर वो नहीं हुआ, और 30 दिन भी गुजर गए, SLMGR रियाम हम लोगों ने नहीं किया, तो अब वो जिस स्टेज में चला जाएगा उसको बोलते हैं OOT, आउट ऑफ टॉलरेंस। ठीक है, आउट ऑफ टॉलरेंस से निकालने का तरीका ये है कि उसको दोबारा KMS से कांटेक्ट करवाया जाए या मैक से कांटेक्ट करवाया जाए और उसकी एक्टिवेशन की जाए। आउट ऑफ टॉलरेंस पीरियड उसका जब अगर गुजर जाता है और उसके अंदर भी वो एक्टिवेशन नहीं कर पाता, तो अब जो है वो सिस्टम जिस स्टेज के अंदर चला जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं नोटिफिकेशन पीरियड। ठीक है, नोटिफिकेशन पीरियड किस सूरत में हो सकता है कि जब सिस्टम आउट ऑफ टॉलरेंस के अंदर गया होगा या KMS के जरिए से एक्टिवेट हुआ होगा, 180 दिन गुजर गए, और अब जो है KMS से कांटेक्ट नहीं कर पाया, अब वो नोटिफिकेशन पीरियड के अंदर चला जाएगा। नोटिफिकेशन पीरियड के अंदर अगर एक सिस्टम आप लोगों का चला गया, अब वो क्या होगा, रिड्यूस फंक्शनैलिटी मोड के अंदर काम करना शुरू कर देगा। बार बार आपका बैलून आप लोगों का पॉपअप होगा, वो आपको कोई काम नहीं करने देगा, वो आपको तंग करेगा। ठीक है, नोटिफिकेशन पीरियड में अमूमी तौर पर सिस्टम जाता क्यों है, जब आप लोगों ने विद इन ग्रेस पीरियड उसको एक्टिवेट नहीं किया और वो जो है आप लोगों का आउट ऑफ बॉक्स ग्रेस पीरियड से निकल के आपके आउट ऑफ टॉलरेंस पीरियड में चला गया। अब आपने एक्टिवेशन की ट्राई की और आप लोगों ने वहाँ पर गलत की दी। जब भी आप लोग गलत की देते हो ना सिस्टम के ऊपर, तो वो जो है नोटिफिकेशन पीरियड में चला जाता है, और वो नोटिफिकेशन पीरियड ऐसा होता है कि उससे वो खुद नहीं निकल सकता। अब उससे निकालने का तरीका ये है कि उस सिस्टम के ऊपर जाके आपको एक्सप्लिसिटली आप लोगों को उसकी की पिछली की ख़त्म करके नई की उसके ऊपर इंस्टॉल करनी पड़ेगी, और फिर आप उसको KMS एक्टिवेट करो या मैक्स एक्टिवेट करो। वॉल्यूम एक्टिवेशन मैनेजमेंट टूल के फ़ायदे क्या? सिंपल ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, इसके ज़रिए से हम लोग मैक एक्टिवेशन भी कर सकते हैं, मैक प्रॉक्सी एक्टिवेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी को सपोर्ट करता है, वर्कग्रुप इन्वायरमेंट को सपोर्ट करता है, इंडिविजुअल IP को सपोर्ट करता है, पूरे नेट ID के जरिए भी स्कैन कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग XML फॉर्म के अंदर हम लोग सपोर्ट करके रख सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की हम लोगों के पास ऑप्शन है। ठीक है,
कौन सी विंडो एक्टिवेट कर सकते हैं इसके जरिए? विंडोज 2008 को किया जा सकता है, 2008 R2 को किया जा सकता है, विंडोज 7 को किया जा सकता है, विस्टा को किया जा सकता है, प्लस ऑफिस 2010 को भी इसके जरिए एक्टिवेट किया जाता है। ऑफिस 2010 के अलावा माइक्रोसॉफ्ट की जो दूसरी प्रोडक्ट है ऑफिस फैमिली की, लाइक माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, माइक्रोसॉफ्ट विजियो वगैरह, उनको भी इसके जरिए से एक्टिवेट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसकी कैपेबिलिटीज यहाँ पे बताई हुई है। एक्टिवेशन जो है काम कैसे करती है, मैक प्रॉक्सी की एक्टिवेशन कैसे काम करती है, ये वो बताया होगा। एक्टिवेशन इन डिस्कनेक्टेड एनवायरनमेंट। अच्छा, ये एक बड़ा मजे का सिनेरियो है। मिसाल के तौर पर आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन को कोई केएमएस की मिली नहीं है। जब लाइसेंस एग्रीमेंट साइन किया तो वॉल्यूम एक्टिवेशन का लाइसेंस आप लोगों ने वो साइन किया माइक्रोसॉफ्ट के साथ। आपको जो की मिली है वो आप लोगों को मिली है मैक की। सपोज आपके पास सिर्फ 20 क्लाइंट कंप्यूटर, केएमएस के लिए तो होता है 25 क्लाइंट कंप्यूटर। अब आपको 20 क्लाइंट के लिए मैक की मिली है। अब आपका कोई सिक्योर किस्म का इन्वायरमेंट है, कोई मिलिट्री का इन्वायरमेंट है, लाइक पाकिस्तान एयरफोर्स का नॉक बना हुआ है या कुछ भी ऐसा, आईएसआई का आप लोगों का इन्वायरमेंट है। अब वहाँ पे आप लोग करोगे क्या? इंटरनेट से कनेक्ट कराना नहीं है, केएमएस लगाना नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, एक मशीन के ऊपर वॉल्यूम एक्टिवेशन मैनेजमेंट टूल इंस्टॉल कर देंगे किसी भी एक डेस्कटॉप पे जिस पे विंडोज 7 है या 2008 है। उसके ज़रिए से हम लोग नेटवर्क को स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद उसकी इंफॉर्मेशन को XML फाइल के अंदर उसको एक्सपोर्ट कर देंगे। उस XML फाइल को आप किसी यूएसबी पे, किसी पोर्टेबल ड्राइव पे आप लोग कॉपी कर लो। ठीक है, कॉपी करके आप उसको उस एनवायरनमेंट में ले आओ जहाँ पे इंटरनेट चल रहा है। वहाँ पे किसी एक मशीन के अंदर हम लोग VMT इंस्टॉल करेंगे, उसके अंदर इस फाइल को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करके माइक्रोसॉफ्ट को सबमिट करा देंगे इंटरनेट को। माइक्रोसॉफ्ट उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है कंफर्मेशन आईडीज दे देगा। अब ये वाला जो वॉल्यूम एक्टिवेशन मैनेजमेंट टूल है, इसके ऊपर आगे हम लोग वही फाइल जो माइक्रोसॉफ्ट ने दिया उसको हम दोबारा एक्सपोर्ट करेंगे XML के फॉर्म में। उसको दोबारा हम लोग यूएसबी पे कॉपी करेंगे, कॉपी करके इस आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में ले आएंगे। अब यहाँ पे इस VMT वाले सर्वर के ऊपर दोबारा इंपोर्ट करेंगे और अगर रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यानी ये हमारा मसला हल हो गया कि अगर KMS नहीं लगा सकते, इंटरनेट कनेक्ट नहीं करा सकते, फिर भी मैक के ज़रिए से हम लोग अब यहाँ पे जो एक्टिवेशन का मेथड हम लोग यूज़ करेंगे वो बेसिकली हम लोग करेंगे मैक प्रॉक्सी एक्टिवेशन। ठीक है, उसके स्टेप्स सारे बताए हुए हैं। ठीक है, क्लाइंट कंप्यूटर्स को किसी एक क्लाइंट पे आपने VMT इंस्टॉल कर देना है, क्लाइंट के इन्फॉर्मेशन लिस्ट आप ले आने हैं, उसके बाद VMT के जरिए उसको आप लोग एक्सपोर्ट कर लेना है कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन लिस्ट के फॉर्म के अंदर, फिर आपने उसको USB पे कॉपी कर लेना है। ठीक है, ऐसे इन्वायरमेंट में ले जाना जहाँ पे आप लोगों के VMT इंस्टॉल हो। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट को सबमिट करवाना है, कन्फर्मेशन आईडीज रिसीव करनी है, दोबारा USB स्टिक पे कॉपी करना, फिर इस इन्वायरमेंट में लेके आएंगे, यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे और उसके बाद आप लोग उसको एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, काफ़ी हो गया। ठीक है, डेमो देखना है इसका। डेमो इसका मैं आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि मैं आप लोगों को जो है VMT का आप लोगों को डेमो आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ। ये हम लोगों के पास डाउनलोड हो गया माइक्रोसॉफ्ट। सबसे पहले हम लोगों ने VMT डाउनलोड कर लिया, सिंपल गूगल में हम लोगों ने सर्च किया था। इसको आप लोगों ने रन कर देना, 2 मिनट के अंदर ये सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ओके ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट आप लोगों ने किया, फिनिश किया, ये आपके पास इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद आप लोग स्टार्ट के अंदर आ जाए, प्रोग्राम में आ जाए। यहाँ से आप लोग VMT पे आप लोग क्लिक करेंगे, इसकी मैनेजमेंट कंसोल आपके सामने आ जाएगी। इसके अंदर ये हम लोग यहाँ से नेटवर्क इन्वेंटरी स्कैन कर सकते हैं, इसके अंदर हम लोग कीज़ को सेव करके रख सकते हैं, कीज़ यहाँ से हम लोग रिमोटली पुश कर सकते हैं और बहुत सारे काम कर सकते हैं। लाइक फिलहाल अभी ऑल प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन दे रहा है जिस मशीन के ऊपर जो मैं बैठा हुआ हूँ। अब जिस मशीन के ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ उस पर जो की लगी हुई है, अभी वो बता रहा है कि GVL के आउट ऑफ बॉक्स ग्रेस पीरियड के अंदर वो चल रही है। यहाँ से मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद जो है ओपन लिस्ट, इसका मतलब है कि ऑलरेडी फाइल मैंने कुछ इसमें सेव की नहीं है, कोई फाइल मैंने इंपोर्ट करनी है, ऐसा कोई काम करना है। ठीक है, स्टेटस अभी वो इसका अननोन दिखा रहा है। प्रोडक्ट की इसके अंदर अगर मैं कोई फीड करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से प्रोडक्ट की जो है इसके अंदर फीड करूँगा।
ये थोड़ा सा साइड पे किया हुआ है, यहाँ से आप लोग एक्शन पैन के अंदर से यहाँ से आप लोगों ने सारे काम इसके परफॉर्म आप लोगों ने करने हैं, ठीक है। ये मैं आप लोगों को इसका एसओपी दे रहा हूँ, क्योंकि जिन लोगों को वो क्लास से देर हो रही है, ताकि वो मुझे बाद में ये ना कहें कि सर ने जो है ना देर करवा दी हुई है। उसके अंदर एक एक चीज़ जो है ना सिर्फ बमा स्क्रीन शॉट डिटेल के साथ लगी हुई है, आप लोगों को उसकी ज़रूरत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके पहले सारी कहानी जितने मैंने आपको सुनाई है ये बताई हुई है, ठीक है। लाइसेंसेस के अंदर आएंगे, आप लोग ऐड पे क्लिक करोगे, स्कैन करोगे, एक मशीन को स्कैन करना है या डोमेन को पूरी को स्कैन करना है, ठीक है। इस तरीके से आपकी मशीन स्कैन हो जाएगी। उसके बाद आप लोग किसी मशीन के ऊपर आप लोग राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद आप इंस्टॉल की करोगे, लेकिन इंस्टॉल की करने से पहले आपने प्रोडक्ट की उसके अंदर इंस्टॉल करना है। प्रोडक्ट की इसमें इंस्टॉल कैसे करते हैं उसका तरीका ये बताया होगा कि प्रोडक्ट की इसमें आप लोग कैसे फीड करोगे, ठीक है। और ये यहाँ पे उसका ये रिमेनिंग काउंट भी बता देगा कि आप लोगों ने जो वॉल्यूम लाइसेंसिंग माइक्रोसॉफ्ट साथ एग्रीमेंट साइन किया होगा उसके अंदर कितने रिमेनिंग आप लोगों के रह गए होंगे। अगर 1000 लाइसेंस थे, 1000 में से कितने कंज्यूम हो गए, कितने रह गए होंगे आपके पास, ठीक है। और आपने उसको एक्सपोर्ट करके आप लोगों ने सेव करना होता है, एक्सपोर्ट करके आप उसको सेव कैसे करोगे, ठीक है। वो सारे काम अगर तो आप लोगों के पास टाइम है तो मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ, नहीं तो आप लोग इस एस के अंदर सारी चीज़ें ग्राफिकल यहाँ पे दी हुई हैं, सिंपल आप लोग यहाँ से सारे के सारे काम जो है आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। जी सर, 10 मिनट क्या थोड़ी देर में हो जाएगा, अगर बैठ सकते हो तो बैठ जाओ, मैं 2 मिनट में कर देता हूँ यार। सर भी करते पहले नहीं इंस्टॉल करते हो तो फिर वही दोबारा तो चेक नहीं करेगा ना, जी फ्रेश इंस्टॉलेशन करेगा तो दोबारा कंज्यूम नहीं करेगा, नहीं करेगा। जितनी बार करवानी अच्छी करेगा। आज का कुछ लेक्चर था, हाँ? अच्छा जी, आप लोग ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर आ जाएंगे। ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर आने के बाद यहाँ से आप लोगों ने ऐड कंप्यूटर पर क्लिक किया। ऐड कंप्यूटर आप लोगों ने कहाँ से करने हैं, मैनुअल करने हैं, आप लोगों ने सर्च कंप्यूटर इन एक्टिव डायरेक्टरी करना है, सर्च कंप्यूटर वर्कबुक करना है। मैंने कहा सर्च कंप्यूटर इन एक्टिव डायरेक्टरी किया, और उसके बाद जो है एक्टिव डायरेक्टरी कौन सी है, अब पेरेंट डोमेन को मैंने सर्च करना है या उसकी जितनी चाइल्ड डोमेन उनमें से किसी को सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि जी पेरेंट डोमेन को सर्च करो वन डॉट लोकल के नाम से, और ऐड कंप्यूटर्स पे क्लिक किया, उसे सर्च करना शुरू कर दिया। वो सारे के सारे कंप्यूटर जो है इसके अंदर ऐड होके आ गए। अच्छा, अभी जितने सर्वर इसके अंदर ऐड होके आ गए, अब इन सबका मैं स्टेटस अपडेट करना चाह रहा हूँ। उन तमाम कंप्यूटर्स को मैं सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और अपडेट स्टेटस, किस आपने अपडेट स्टेटस करना है, करंट क्रेडेंशियल से करना है अल्टरनेट क्रेडेंशियल से। अगर तो डोमेन है तो ऑब्वियसली मैं सब डोमेन एडमिन से लॉगिन और डोमेन एडमिन के अकाउंट को वही क्रेडेंशियल यूज़ करूँगा। करंट क्रेडेंशियल किया, ठीक है। वो सारों से कांटेक्ट करेगा, जिन जिन की WMI पोर्ट जिनकी अलाउ होगी वो जो है उनसे कांटेक्ट करके वो आपको सर्च करके दिखा देगा, ठीक है। अभी बेसिकली एक्टिव डायरेक्टरी की इस एनवायरनमेंट में 2 साइट्स बनी है, एक लाहौर के अंदर, एक कराची के अंदर। लाहौर वाले को तो वो सबको जो है वो स्कैन करके उसको बता देगा, कईयों को ऊपर देखें अनेबल टू कनेक्ट WMI। अब WMI को आप लोगों ने अनेबल करना है, अलाउ करना है, उसका तरीका ये होता है कि आप लोग कंट्रोल पैनल के अंदर आएंगे और कंट्रोल पैनल के अंदर आके आप लोग उसको अलाउ कर सकते हो। वो जो अभी मैं आप लोगों को SOP दे रहा हूँ उसके अंदर ये इसका प्रोसीजर भी लिखा है कि WMI को कैसे अलाउ करना है, ठीक है। चूँकि मैंने सारे सेलेक्ट कर दिए थे इस वजह से थोड़ी देर लगाएगा ये, ठीक है। अगर मैं सिलेक्टेड सिर्फ एक दो कर लेता तो उसको फ़ौरन आता, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं कैंसिल कर दूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं सिर्फ इसको 2-3 कंप्यूटर्स बता देता हूँ, तो सिर्फ से मुझे इन सिस्टम का जो है ना स्टेटस अपडेट करके बता दो। लाइक उसके अंदर मैंने इसको कहा कि यार इसमें करो लाहौर का मेल बॉक्स 01, लाहौर का मेल बॉक्स 02, लाहौर का मेल बॉक्स 03। सिर्फ मुझे इन 3 की इन्फॉर्मेशन, अब तो वो इनके अपडेट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है, वो बता रहे हैं इनके अंदर मैक की यूज़ हुई है, कुछ के अंदर GBL की यूज़ हुई है और किसी के अंदर CSVL की यूज़ हुई है। जिसमें CSVL की यूज़ हुई है इट मीन्स के ये जो हमारा KMS सर्वर है, ठीक है। अच्छा, इस KMS सर्वर को जरा चेक करते हैं कि इस KMS सर्वर के पास कितनी रिक्वेस्ट अब तक आ चुकी हैं और इसने कितनी एक्टिवेशन ये कर चुका है। उसके लिए हम लोग इस KMS सर्वर के ऊपर जाएंगे। कौन सी कमांड देंगे इसको चेक करने के लिए, अभी थोड़ी देर पहले बताई थी मैंने, SLMGR
हाइफन डीएलसी डीएलसी नहीं डीएलआई है डीएलआई अच्छा अभी देखें इसके पास रिक्वेस्ट विद लाइसेंस अनलाइसेंस 0000 ये सारी 00 दिखा रही है। इट मीन्स के इस केएमएस सर्वर की जो है वो एंट्री ही नहीं हुई हुई। ठीक है, अब इस केएमएस सर्वर की आप लोगों ने डीएनएस के अंदर एंट्री करनी है तो उसके लिए कमांड किया SLMGR हाइफन SDNS। ठीक है, वो कह रहा है कि केएमएस सर्वर को आप लोगों को रिबूट करना पड़ेगा। जब हम लोग इसको रिबूट कर लेंगे तो उसके बाद ये एंट्री कर देगा अपने डीएनएस के अंदर, बल्कि आगे होगी इसकी एंट्री। ठीक है, वो एंट्री कहाँ पे आएगी? आप लोगों के फॉरवर्ड लुकअप जोन के अंदर आपके आई होगी। यहाँ पे अंडरस्कोर टीपीसीबी और ये यहाँ पे आप लोगों की आई होगी। ठीक है, पुरानी एक पड़ी हुई है इसके पास 8/4/2012 की 1 बजे की। आप अभी की इन्फॉर्मेशन नहीं आई, उसके लिए सिस्टम को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। रिस्टार्ट होगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। अब जो है इसके बाद 25 का अकाउंट पूरा हो गया, ऑटोमेटिकली जो है उसकी एक्टिवेशन करना शुरू कर देगा। डीएलवी करके वो सारा स्टेटस बता देगा। अभी तो 00 बता रहा था ना, वहाँ पे वो सारा बता देगा कितने एक्टिवेट कर चुका है, कितने अकाउंट इसके पास इकट्ठे हुए हैं। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? जिस तरह यहाँ पे हम लोगों ने वो कर लिया ना, सिंपल राइट क्लिक करके आप लोगों ने इंस्टॉल प्रोडक्ट की करना। उससे पहले आप प्रोडक्ट की जो है वो सेव कर लोगे। प्रोडक्ट की कैसे सेव करोगे? सिंपल आपने कॉपी पेस्ट करना, वेरीफाई करना, वो उसका स्टेटस बता देगा कि ये मैकी की है या CSVL की है। और अगर आप उसको भी अपडेट स्टेटस करोगे तो यहाँ पे उसका रिमेनिंग काउंट उसका बता देगा। एडिशन बता रहा होगा रिमेनिंग एक्टिवेशन अगर 1000 के लिए थी, अब कितनी बाकी रह गई। ठीक है, जब की एक मरतबा आप लोगों ने इधर फीड कर दी, उसके बाद आप लोगों ने इन्वेंट्री को स्कैन कर लिया। अब किसी भी मशीन पे आप लोग राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद आप इंस्टॉल की पे क्लिक करोगे, जिसका स्टेटस आपके पास आ गया। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेरे पास एक जगह पे JBL के, अब मैं इसके JBL के चेंज करके इसको मैकी इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ। राइट क्लिक किया, इंस्टॉल प्रोडक्ट क्लिक किया, मेरे पास जो की जो मैंने फीड की होंगी यहाँ पे आ गई। मैं की सेलेक्ट करूँगा, ओके करूँगा, वो की जो है पुश हो जाएगी। जब की पुश होगी उसके बाद सिंपल राइट क्लिक किया और उसके बाद एक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेट ऑनलाइन करना है या एक्टिवेट प्रॉक्सी करना है। ठीक है, वो राइट क्लिक करके राइट क्लिक में सारे ऑप्शन आ गए। क्लियर है? ठीक है, ये आप लोगों का था KMS और VMS। ठीक है, सर्वर कोड कर लेंगे, कोशिश करना कि अगली मरतबा तो सर्वर कोड जो आप लोग करके आओ। ठीक है, असल में आप लोगों को दोनों दे देता हूँ, ये वॉल्यूम एक्टिवेशन का भी दे देता हूँ और सर्वर कोड और अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन का भी दे देता हूँ। सर ये अगर इस तरह गलत प्राइवेट पुश हो जाए तो ये कैंसिल भी हो सकता है? सर स्प्लैश में चेंज कर सकते हैं कि किसी भी मौके पे चेंज कर सकते हैं। मतलब उस लाइन के बाद हाँ, वो रिवोक किया जा सकता है, यानी अनइंस्टॉल की जा सकती है। उसका चार तरीका ये होता है कि लेक्चर गलत इंस्टॉल होगी ना, आज गलती से सिस्टम होगी, से यहाँ पे उसको GBL के पुश लास्ट कर दो, सिस्टम जेनेरिक वॉल्यूम लाइसेंस की पुश कर दो, वो तो फ्री होती है वो। उधर नहीं कोशिश और वो करूंगा 30 दिन के बाद फिर उसको मैसेज देना शुरू कर देगा। मैं देख लेंगे ना बता देता हूँ आपको। ठीक है, क्लास में सब कुछ मिलेगा। तब 4 लेक्चर भी दे दें आज का मिला क्यों नहीं? डिमांड है बड़ी पुरानी।